नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो हम कर रहे हैं जी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के इस फाउंडेशन बैच में थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट मॉड्यूल और उसके तहत आपको पढ़ाया जा रहा है इलेक्ट्रिक मशीन। हमने पर्टिकुलर कोई मशीन स्टार्ट नहीं की थी। हमने डीसी मशीन को इस मॉड्यूल के स्टार्टिंग में पढ़ना है और डीसी मशीन के तहत डीसी मोटर और डीसी जनरेटर को पढ़ा जाता है। और हम इन दोनों ही मशीनों के जो पार्ट है उनको स्टार्टिंग की 3 से 4 क्लासों के अंदर फिनिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि पार्ट से संबंधित डायरेक्ट पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और ये जो क्लासें मैंने यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाई है इनको हल्के में मत लेना। अगर इन क्लासों का एक-एक जो क्वेश्चन है वो अगर आपकी टिप्स में है तो विश्वास रखिए आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपकी गिरफ्त में होंगे। लेकिन शर्त ये थी कि आपने क्लास के स्टार्टिंग में जो मैं रिवीजन कराता हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुना हो और क्लास के खत्म होते ही जो मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आपने उसका रिवीजन किया हो। और जो बच्चे बैच में इनरोल कर चुके हैं उनकी एक बहुत अच्छी आदत मैंने मतलब डालने की कोशिश की है। अगर अब तक वो नहीं डली है तो इस बात को एक बार फिर से सुन लीजिए। क्लास की स्टार्टिंग में जो रिवीजन करवाया जाता है उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। क्लास के जस्ट बाद जितना इंपॉर्टेंट आपने क्लास को में मतलब जो टाइम लगा के उसे देखा है, 1 घंटा लगाया है, डेढ़ की स्पीड में देखा है तो 30 से 35 मिनट लगाए हैं। तो वो 30 से 35 मिनट आपके 1 सेकंड में बर्बाद हो जाएँगे अगर आप ऐप को छोड़कर बाहर निकल गए हो। और वो सोने पे सुहागा कब होगा? जब वो 30 से 35 मिनट जो आपने क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक सुना था, जस्ट अगली 1 या 2 मिनट में आप उस पीडीएफ को पढ़ लीजिए। तो वो 35 मिनट जो आपने लगाए थे वो आपके कारगर सिद्ध होंगे और ये टास्क आपको हर क्लास के बाद करना है। वीक में कोई ऐसा दिन ज़रूर होना चाहिए, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, जो भी आपको लगता है, जिस दिन आपने जितना आज तक पढ़ा हो उसका क्विक रिवीजन लीजिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। बिना मॉक टेस्ट के सिलेक्शन नहीं होगा। इस यूट्यूब चैनल पर हमने डेमो के तौर पर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच से संबंधित ऑलमोस्ट आपका 40 से 50% सिलेबस इसी यूट्यूब चैनल पे करवा रहे हैं। तो जो बच्चा कोई कारणवश बैच नहीं ले पा रहा है या फिर मान के चलो कोई भी एक्स वाई जेड रीजन रहा होगा, प्राइस से संबंधित तो कोई रीजन है ही नहीं क्योंकि हमने बहुत ही नॉमिनल प्राइस रखा है मात्र 499 रुपए और वो भी टिल सिलेक्शन तक, जिसमें लिखने का कोई झंझट नहीं है, क्लास के अंदर ही आपको याद करवाया जाता है। तो प्राइस का कोई इश्यू नहीं है। फिर भी कोई एक्स वाई जेड जो भी रीजन रहा हो तो भी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप 40 से 50% अपने सिलेबस को कवर कर सकते हो। तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो। नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने का फायदा ये रहता है कि इस भर्ती से संबंधित आपकी इस हरियाणा सीईटी से संबंधित जो भी कोई इस टेक्निकल पोस्टों के रिगार्डिंग कोई नोटिस आता है या कोई इंपॉर्टेंट कोई मतलब ये मान लो कि ऊपर से मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मुझसे संबंधित नोटिफिकेशन की वीडियो बनाता हूँ और आपको टाइम टू टाइम अपडेट रखता हूँ। तो इस वजह से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करते हो तो आपको भी वो वीडियो टाइमली मिलके आप अपने आप को तैयार कर सकते हो। और उन बच्चों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर करो जो टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है ताकि हम हर एक उस बच्चे के पास अपनी इस क्लास को लेके जाएं जो ये सोच रहा है कि भी मेरे से पेपर नहीं निकलेगा। बस वो मेरे साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अगर जुड़ता है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ पेपर निकलेगा और इतने बेहतरीन तरीके से निकलेगा कि पेपर देने के बाद आपको कट ऑफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आपका पीछे का लेवल कैसा भी क्यों ना रहा हो। बस आपको मेरे साथ कंटिन्यूटी बना के रखना है। तो ये बैच मिलेगा। और दूसरी बात, एचएसएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग 50 मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपीज में ऐप में टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में ही इलेक्ट्रीशियन थ्योरी चैप्टर वाइज एज ए मॉक टेस्ट के तौर पर आपको मिलेंगे मात्र 199 रुपए में। और थ्योरी के बाद सेकंड नंबर पर जिसका सबसे ज्यादा वेटेज था वो था कंप्यूटर, उसका भी फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रखा है, ये भी 199 रुपए में आपको मिल जाएगा। कोई भी इंक्वायरी है इस भर्ती से संबंधित तो 82 954 38 575 आप इस पर संपर्क कर सकते हो। अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ, और क्विक रिवीजन लेंगे जो हमने पिछली 2 क्लासों में पढ़ा है उसका क्विक रिवीजन। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, कोई नए बच्चा ये ना सोचे कि सर तो बहुत दौड़ रहे हैं, जब आगे का फ्रेश आएगा तो आरामदारी से पढ़ा जाएगा। इलेक्ट्रिक मशीन के तहत हमने ट्रांसफार्मर को साइड में इस वजह से कर दिया था क्योंकि ना तो ये विद्युत को यांत्रिक में और यांत्रिक को विद्युत में नहीं बदलता, बल्कि ये तो वोल्टेज को अप और डाउन करता है। डायरेक्ट जो पेपर में क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर से संबंधित वो इसकी दक्षता सबसे ज्यादा मशीन की
दक्षता किसी चीज की है तो वो ट्रांसफॉर्मर की है, और उसके पीछे कारण क्या है कि इसमें कोई भी फ्रिक्शन और मैकेनिकल लॉसेज, घर्षण और यांत्रिक हानि नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर कोई घूर्णित भाग नहीं होता। ये वोल्टेज को अप और डाउन करता है। इन दो चीजों के ऊपर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि और ये जो कंप्लीट है ना ट्रांसफॉर्मर, इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने करा रखा है, प्ले लिस्ट बना रखी है, उसे भी आप देख सकते हो। मोटर से संबंधित मैंने एक चीज को पकड़ा कि मोटर घरों में भी है जो विद्युत से चलती है, तो मोटर क्या करेगी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी, जबकि जनरेटर इसका उल्टा हो जाएगा। ये यंत्र है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, बदलेगा नहीं, पैदा करेगा, जो आगे चलकर आपको पता लगेगा। फिर मैंने आपको बताया कि मोटर को दो कैटेगरी में, एसी मोटर और डीसी मोटर। मोटर है तो क्या लेगी, सप्लाई लेगी, विद्युत सप्लाई लेगी, तो एसी मोटर एसी विद्युत लेगी और यांत्रिक में बदल देगी। डीसी मोटर डीसी विद्युत सप्लाई लेगी और यांत्रिक में बदल देगी। अच्छा, जनरेटर दो कैटेगरी में, अल्टरनेटर और दूसरा कौन सा है, डीसी जनरेटर। दोनों के दोनों यंत्र है, तो यंत्र है तो यांत्रिक ऊर्जा लेंगे, पैदा करेंगे। ये क्या करेंगे, अल्टरनेटर ऐसे एसी एसी विद्युत बनाएगा। और जबकि डीसी जनरेटर यंत्र है, यांत्रिक लेगा, लेकिन डीसी विद्युत बनाएगा, डीसी जनरेटर डीसी विद्युत बनाएगा। एक्चुअल में अल्टरनेटर और जनरेटर दोनों के दोनों बनाते प्रेरण विधि से एसी ही है, लेकिन डीसी जनरेटर में वो कम्यूटेटर के द्वारा उस एसी को बाद में डीसी में बदल दिया जाता है, क्योंकि कम्यूटेटर वर्क करता है एज ए रिएक्टिफायर, रिएक्टिफाई कर देता है उस एसी को, है ना, काट वाट के किस में बदल देगा, डीसी में बदल देगा। फिर इस मोटर से संबंधित मैंने एक बात को नोटिस करवाया तुमको कि इस मॉड्यूल के स्टार्टिंग में हम डीसी मोटर को पढ़ रहे हैं, डीसी मशीन को पढ़ रहे हैं, और डीसी मशीन की खास बात यह है कि इसके कहीं ना कहीं इनपुट या आउटपुट में डीसी सप्लाई नजर आएगी। अगर मैं बात करूं डीसी मशीन के तहत डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर मोटर है तो विद्युत से चलेगी, डीसी विद्युत सप्लाई देंगे और उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। जबकि बात करूं मैं डीसी जनरेटर की, जनरेटर एक यंत्र है, उसे यांत्रिक ऊर्जा दी जाएगी और उसे वो डीसी विद्युत सप्लाई में बदल देगा। तो यही बात मैंने नोटिस करवाई तुमको कि डीसी मशीन में कहीं ना कहीं इनपुट और आउटपुट में आपको डीसी सप्लाई जरूर नजर आएगी। डीसी मशीन से संबंधित एक बात बताई मैंने कि ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति है, विद्युत यांत्रिक युक्ति है, और मैंने बताया कि इसमें कहीं ना कहीं घूमने वाले भाग है, इस वजह से यहाँ लॉसेज है। कौन कौन से लॉसेज, फ्रिक्शन लॉसेज और मैकेनिकल लॉसेज, इसी वजह से इनकी दक्षता डाउन आ जाती है। इसके तहत हम दो चीजों को पढ़ते हैं, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर, जिसके बारे में डेफिनेशन के तौर पर ऑलरेडी बता चुके हैं। ये पार्ट पढ़ना हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहला जो पार्ट था जिसको बड़े डिटेल से पढ़ा, योक कवर और फ्रेम कवर, है ना, जो बाहर वाला ढांचा है, फील्ड पोल, फील्ड वाइंडिंग, ये सारे पार्ट हमें वन बाय वन करके पढ़ने। इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से यहाँ तक ही है। हो सकता है कि ये इनमें से भी कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नजर आए, लेकिन ये तो आज तक भी नहीं पूछे गए, फिर भी हम इनको वन बाय वन करके कवर करेंगे। सबसे पहले हमने किसको पढ़ना स्टार्ट किया, योक कवर या फ्रेम, बाहर वाला कवर फ्रेम। ये बाहर वाला एक ढांचा है, इसी के अंदर सारे के सारे पार्ट लगाए जाएंगे। बाहर वाले कुछ पार्ट इसी के ऊपर आके लग जाएंगे, जैसे टर्मिनल बॉक्स हो गया, आई होल हो गए, बेड प्लेट हो गई, नेम प्लेट हो गई, वो इसी के ऊपर लगाई जाती है। तो इसका काम क्या है, ये अंदर वाले जितने भी पार्ट है उनको सुरक्षा प्रदान करेगा, यांत्रिक सुरक्षा के साथ धूल मिट्टी बारिश पानी से भी बचाएगा। फिर मैंने बताया कि इसकी शेप है वो रिंग आकार की, वलयाकार की इसकी शेप होती है। इंपॉर्टेंट टास्क की अगर मैं बात करूं, तो योग का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि ये मशीन के चुंबकीय, क्योंकि इसके ऊपर पोल लगेंगे, पोल के ऊपर वाइंडिंग होगी, मैग्नेटिक वाइंडिंग, जो वाइंडिंग होगी उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्षेत्र बनेगा। वो क्षेत्र, बाहर वाली रेखा है वो नॉर्थ से साउथ, लेकिन बॉडी के अंदर से साउथ से नॉर्थ जाएगी। तो उन लाइनों को पथ कौन प्रदान करता है, यही फ्रेम कवर, या फिर जिसे कवर फ्रेम बोलते हो वही करता है। तो ये लिखा पड़ा है यहाँ, यह मशीन के चुंबकीय फ्लक्स को पथ प्रदान करता है और मैग्नेटिक पोलों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र को परिपूर्ण, उस क्षेत्र के परिपथ को पूर्ण भी करता है, क्योंकि बाहर तो जाएगी नॉर्थ से साउथ और अंदर जाएगी साउथ से नॉर्थ। तो ये इसका इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है। फिर छोटी मशीनों में योक, और योक के ऊपर जो पोल कसे जाएंगे, काउंट है ना, पोल बनेंगे। छोटी मशीनों में और बड़ी मशीनों में दोनों के दोनों सेम ही मटेरियल के बनाए जाते हैं। छोटी मशीनों का बाहर वाला फ्रेम, जिसे योक या कवर फ्रेम कहते हो, ठीक उसी मटेरियल के आपके पोल बनाए जाएंगे। तो किसके बनेंगे, ढलवे लोहे के, कास्ट आयरन के। और बड़ी मशीनों में किसके बनेंगे, कास्ट स्टील के बनेंगे। कास्ट आयरन की जगह बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील का अगर यूज करते हैं तो उसकी चुंबकशीलता बहुत ज्यादा है। चुंबकशीलता ज्यादा है तो कहीं ना कहीं चुंबकशीलता यानी कि वो फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन, उनके रास्ते में बाधा डालने वाला प्रतिष्ठम, उसका मान कम हो जाएगा। और जब हमने मैग्नेटिक यहां पर किसका यूज किया है, कास्ट स्टील का प्रयोग किया है, तो यांत्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाया है, तो बड़ी मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये इंपॉर्टेंट है। कुल जो फ्लक्स बनी है वो फ्लक्स आधी तो नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ जाएगी और आधी उस योग के अंदर से जाएगी साउथ से नॉर्थ।
तो आधी फ्लक्स को है ना, कुल फ्लक्स का आधी फ्लक्स योग के थ्रू ही ट्रेवल करती है, वहन करती है, ये बात यहां लिख रखी है। फिर पोल फील पोल को पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने क्या बताया, छोटी मशीनों में जिस प्रकार का आपका योग बनाता है उसी प्रकार का आपका पोल बनेगा। किसका बनेगा? कास्ट आयरन का। बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील का। दोनों सेम ही बनेंगे, बाहर वाला फ्रेम और बाहर वाला अंदर वाला पोल, क्योंकि वही पोल आपके किसके ऊपर लगाए जाएंगे, आपके ये पोल काउंटर संक के द्वारा योग के साथ कस दिए जाएंगे। फिर इंपॉर्टेंट बात, छोटी मशीनों में पोलों को ढालकर तैयार किया जाता है कास्ट आयरन का, साथ के साथ ही बना देते हैं। लेकिन बड़ी मशीनों में प्रॉपर शेप नहीं आएगी। बड़ी मशीनों में हम कास्ट आयरन की जगह कास्ट स्टील का प्रयोग करेंगे, तो पोलो को साइड में बनाएंगे, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को है ना रिविट करके ठोक के बना लेंगे पोल कोर, और फिर पोल शू, और फिर उन्हें काउंटर स्क्रू, ये पेपर में पूछा जाता है, काउंटर स्क्रू ये नट है उसके साथ पोल योग के साथ कस दिया जाएगा। फिर मैंने आपको बताया इस मैग्नेटिक फील्ड पोल को दो पार्ट में डिवाइड करके, एक है कोर जिसके ऊपर वाइंडिंग लपेटी जाएगी। कोर का और क्या काम हो सकता है? कोर, एक तो देखो कोर है वो आपकी योग के साथ कसा जाएगा, दूसरी बात इसके आगे की तरफ पोल शू है, तो इस कोर के ऊपर लाइन कौन लपेटी जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड्स, कोइल्स लपेटी जाएगी, तो उन कोइलों को आलम देता हुआ, और नीचे पोल शू को भी आलम देता हुआ। और ये आपके जो रिलेक्टेंस जो बनती है मैग्नेटिक फील्ड्स लाइनों के रास्ते में, जो विरोध, धारा का विरोध कौन करता है? प्रतिरोध। और फ्लक्स का विरोध कौन करता है? प्रतिष्ठम। तो वो कम से कम पैदा हो। बस एक चीज तुम नोटिस कर लो, यहाँ फ्लक्स बनेगी, फ्लक्स का विरोध करने वाला कौन होता है? प्रतिष्ठम, रिलेक्टेंस। वो जहां कहीं भी फ्लक्स नजर आए तो उस फ्लक्स का विरोध करने वाले को डाउन ही रखना है। तो यही बात बोली है कि पोल क्रोड चुंबकीय बल रेखाओं के लिए न्यूनतम प्रतिष्ठम पथ प्रदान करता है। इस पोल कोर के आगे की तरफ शू आकार का क्या बनाया जाता है? पोल शू बनाया जाता है। ये पोल शू मैग्नेटिक पोल का यंग है। किसकी साइड होता है? पोल कोर के आगे की तरफ, और आर्मेचर की साइड होता है, क्योंकि बीच में तो आर्मेचर होता है, तो आर्मेचर से आगे की तरफ आर्मेचर दिखाई देती है। तो किसका बनाया जाता है? सिलिकॉन स्टील का, इस्पात का बनाया जाता है। 1 mm या 2 mm की पतली पतली पत्तियों को है ना लेंगे, आगे से वृत्ताकार शेप में काट के ये कोर और पोल कोर को बना के और फिर रिपीट करके बना लेंगे, पूरा पोल कोर बन जाएगा, और फिर नेट के साथ और पोल योग के साथ जड़ दिया जाएगा। फिर मैंने बताया पोल शू को शू के आकार का क्यों बनाते हैं। एक तो जो आपने पोल कोर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड्स जो कोई लपेटी है वो नीचे फिसल के ना जाए। दूसरी बात शू के आकार का बनाने का ये है कि जब मैग्नेटिक पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड्स जो बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन बनेगी, तो वो प्रॉपर तरीके से आर्मेचर के ऊपर, परिधि के ऊपर फैल जाए, इस वजह से शू का आकार का। तीसरा कारण, पोलों के बीच में एयर गैप कम से कम हो। जितना एयर गैप कम से कम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उतने ही रिलेक्टेंस का मान क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। तीनों पॉइंट यहां लिखे पड़े हैं। अच्छा, फिर इन्हें मैग्नेटिक पोल और मैग्नेटिक पोल कोर के आगे जो शू लगा है इन्हें पतली क्यों करते हैं, लेमिनेटेड क्यों करते हैं? दो चीजें आती हैं यहाँ, एक तो यहाँ सिलिकॉन की मात्रा क्यों मिलाते हैं, और दूसरा इन्हें लेमिनेटेड क्यों करते हैं। दोनों ही पेपर में पूछे जाते हैं। तो लेमिनेटेड वर्निश करने का मतलब होता है भंवर धारा हानि को कम करना, याद कर लेना, टिप्स पे ले आओ, रट्टा मार लो चाहे इससे रिलेटेड। और दूसरा सिलिकॉन को मिलाना, सिलिकॉन की मात्रा कितनी रखी जाती है? 3.8 से 4.6%। सिलिकॉन की मात्रा इस वजह से मिलाते हैं ताकि सेथलेसिस हानि कम हो। एक है भंवर धारा हानि कम हो, वो लेमिनेटेड करने से, वर्निश करने से आएगी, और दूसरी है जी सिलिकॉन की मात्रा 3.8 से 4.6 मिलाते हैं, वो आपकी सेथलेसिस हानि, हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम करने के लिए। ये दोनों बातें यहाँ लिख रखी है। फिर मैंने आपको बताया कि पोल को दो, सथाई और अस्थाई। सथाई में सथाई प्रकार का रहेगा, सथाई जो होता है उसका मान कम होता है, इस वजह से उसे छोटे डायनामो, छोटी प्रकार की मशीनों में चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए प्रयोग करते हैं। अस्थाई ज्यादा होता है तो बड़े डायनामो में और खास करके डीसी जनरेटर में इसका प्रयोग करते हैं। इसी अस्थाई को दो कैटेगरी में, एक है सुसहित लेमिनेटेड पोल और दूसरा मोल्डेड पोल। नाम से पता चल रहा है सुसहित लेमिनेटेड पोल, यानी कि पोल के साथ ही शू को बना दिया जाता है, पोल के साथ ही शू को बना दिया जाता है। और पोल के साथ ही शू को बना रहे हैं तो छोटी मशीनों में प्रयोग करेंगे, बड़ी मशीनों में तो दोनों को अलग अलग से करेंगे। तो इन पर फोल्ड बाइंडिंग स्थापित, जो बाइंडिंग स्थापित करके बोल्ट के द्वारा योग के, बोल्ट मतलब काउंटर स्क्रू, वो जो नाम बोला था, योग के साथ कस दिया जाता है। अच्छा सॉरी, ये मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, शू सहित लेमिनेटेड पोल कस रहे हैं, अलग से बना रहे हैं, इस वजह से इसको बड़ी मशीनों में प्रयोग करेंगे। दूसरा है जी मोल्डेड पोल, पोल को मोल्ड करके बनाया है। और याद करो मैंने क्या कहा था, छोटी मशीनों में जब कास्ट आयरन से बाहर वाला फ्रेम बनाते हैं उसी दौरान हम पोल का निर्माण कर लेते हैं, मोल्ड करके कर लेते हैं। पोल तो बन गया लेकिन आगे से
शू की शेप तो नहीं बन पाई, तो शू को अलग से बनाया जाएगा, शू को अलग से बनाया जाएगा। सिलिकॉन स्टील की 1 से 2 एमएम की पतली-पतली पत्तियों को लेके वृत्ताकार शेप में काट के शू को अलग से बना के रिविट कर देंगे, रिविट होल ठोक के बना के तैयार कर देंगे, लेमिनेटेड कर देंगे सिलिकॉन भी मिला के, दोनों काम कर देंगे, भंवर हानि और सेथेलेसिस हानि को कम करके, और फिर नट के साथ किसके साथ कस दिया जाएगा, उस पोल के साथ कस दिया जाएगा। मोल्डेड पोल पहले से आए हैं, मोल्डेड पोल है तो छोटी मशीनों में, अच्छा शू सहित लेमिनेटेड पोल अलग से बनाए हैं और फिर योग के साथ कसा है तो वो बड़ी मशीनों में। बस यही दो बात, पोलों की संख्या मिनिमम 2 मैक्सिमम 8, तो पोल की संख्या 2 से ज्यादा बराबर और 8 से कम या बराबर रहेगी। अच्छा पोल शू का आकार हमेशा पोल कोर से दुगना होता है, क्यों दुगना करते हैं भाई, एक तो पोल शू का शेप इस वजह से बनाते हैं जो पोल के ऊपर जो वाइंडिंग है वो फिसल के नीचे ना आए, फ्लक्स पूर्णतः आर्मेचर के ऊपर फैले, और तीसरी बात एयर गैप कम से कम हो ताकि प्रतिष्ठम का मान कम और चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा से ज्यादा पैदा हो जाए। चुंबकीय ध्रुव कुंडलन, चुंबकीय ध्रुव कुंडलन मतलब मैग्नेटिक पोल बाइंडिंग, मैग्नेटिक पोल के ऊपर जो बाइंडिंग की जाती है उसे मैग्नेटिक पोल बाइंडिंग की जाएगी। किससे करेंगे भाई, सुपर एनिमल तार, और किसका होगा, तांबर का, तांबे की हम बाइंडिंग करते हैं मेनली। अच्छा इसको मेन फायदा क्या है, इसका मेन फायदा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को बनाना, पोल के ऊपर बाइंडिंग है वो मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन को क्रिएट करेगी, वही आपकी फिर वो जो मैग्नेटिक फील्ड्स लाइनें हैं वो आपकी आर्मेचर को काटेगी और आर्मेचर में आपका प्रेरित विद्युत भाग बल पैदा हो जाएगा। इस बाइंडिंग को कौन रोक के रखता है, आगे वाला शू इसे रोक के रखता है। और इससे रिलेटेड जो खास बात थी ये मैंने बताई थी कि इसमें टर्नों की संख्या डिपेंड करता है किस प्रकार की वाइंडिंग कर रहे हैं, 3 प्रकार के वाइंडिंग है, सीरीज, समांतर और कंपाउंड, मिश्रित, मिश्रित में सीरीज और समांतर दोनों आ जाती है। सीरीज वाइंडिंग में हम प्रतिरोध को घटाते हैं, तो प्रतिरोध घटाने के लिए मोटे तार होंगे तो वृत्तों की संख्या कम हो जाएगी, पेपर में डायरेक्ट आता है। संट प्रकार की वाइंडिंग में हम प्रतिरोध के मान को बढ़ाते हैं, तो पतले तार है तो वृत्तों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। दोनों बाइंडिंग को कौन सी टेप से, एम्पायर टेप ओ या फिर कॉटन टेप, एम्पायर टेप या फिर कॉटन टेप के साथ फिर क्या कर देता है, लपेट के और फिर इन्हें सेट कर दिया जाता है, ठीक है। और कंपाउंड में दोनों प्रकार की बाइंडिंग का हम यूज करते हैं। फिर ये एक बात बताई थी मैंने, जो आपकी मैग्नेटिक पोल बाइंडिंग होती है उसे उत्तेजित बाइंडिंग भी कहते हैं क्योंकि इसे डीसी सप्लाई देके उत्तेजित किया जाता है। एक मैंने बताया था कि मशीन का क्रिस्टलीय प्रतिरोध इसी फील्ड बाइंडिंग से रिलेटेड है। क्रिस्टल प्रतिरोध वो प्रतिरोध है जिस पर आपकी कोई भी संट मतलब संट मेनली उठाते हैं, संट फील्ड बाइंडिंग में प्रतिरोध का मान ज्यादा करना होता है, तो कितना ज्यादा रखें कि जिस पर नो लोड पर कोई भी जनरेटर है वो वोल्टेज पैदा करने में सक्षम हो। मैंने कहा था ये समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उस प्रतिरोध का मान इतना तो हमें रखना है कि नो लोड, कोई भी लोड ना जुड़ा हो तो उस पर भी आपका डीसी जनरेटर वोल्टेज है, डीसी जनरेटर है वो वोल्टेज पैदा करने में सक्षम हो। नहीं कर पाए तो फिर इसका मतलब उस क्रिस्टल प्रतिरोध के मान को हमने क्रॉस कर दिया है। ये बात मैंने आपको बताई थी। आर्मेचर कोर बेलनाकार शेप होती है, ड्रम के आकार की शेप होती है। इस आर्मेचर शेप में हम मेनली किससे बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील की पतली पतली पत्तियों को रिविट करके बनाते हैं, कल जूम करके भी दिखाया था। तो उसमें पत्तियों की मोटाई 0.35 से लेकर 0.5 mm तक, और सिलिकॉन की मात्रा कितने मिलाते हैं, तो सिलिकॉन की मात्रा 3.8 से 4.6। ये सेम के सेम डाटा आपने वहां पे भी देखे थे जब पोल कोर और पोल शू को बना रहे थे, सेम के सेम डाटा यहाँ आएंगे। लेमिनेटेड करते हैं भंवर हानि को कम करने के लिए, और इसमें सिलिकॉन की मात्रा बनाते हैं किसको, सेथेलेसिस हानि को कम करने के लिए। फिर मैंने बताया था कि इससे रिलेटेड वैसे तो इनके बीच में माइका की पतली पतली पत्तियां डाली जाती है, माइका के अपने फीचर है, और इनके बीच में एयर गैप रखा जाता है ताकि वो उसमें एक नेचुरल शीतलन बनी रहे। आर्मेचर ड्रम के बीच में ना स्लॉट काटे जाते हैं, और ये स्लॉट आपके आर्मेचर बाइंडिंग को फिट करने के लिए, आर्मेचर के ऊपर आर्मेचर बाइंडिंग लगेगी, तो ये 3 प्रकार के स्लॉट है जिससे रिलेटेड फिर डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आए। एक है ओपन स्लॉट है, बाइंडिंग करना आसान भी होगा, और बाइंडिंग करना आसान है इसका मतलब कहीं ना कहीं लीकेज भी ज्यादा होगी, लीकेज ज्यादा है, रिलेक्टेंस ज्यादा है, लेकिन इसमें कूलिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। इन स्लॉट की चौड़ाई हर जगह समान रहती है, इसे बोलते हैं ओपन स्लॉट। स्लॉट ये है जहां पर ये देखो ये माइका से कवर कर रखे हैं, ये है जी आपके स्टेक स्लॉट जिनके थ्रू बाइंडिंग की जाती है, और ये है जी स्टेक टूथ जिसके ऊपर स्टेक टूथ को कैसे बना, सिलिकॉन स्टील की 3.5 से लेकर 5.5 mm की पतली पतली पत्तियों को रिविट करके बनाया जाता है। फिर है जी अर्धबंद, सेमी क्लोज ही आपका डीसी मशीन में प्रयोग किया जाता है, वो एसी मशीन में, ओपन स्लॉट किसमें, एसी मशीन में प्रयोग किए जाते हैं। तो बाइंडिंग करना इसमें
थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ओपन स्लॉट में तो इजी होता है, रिलेक्टेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, लीकेज भी थोड़ा सा कम हो जाता है और कूलिंग पिछले की तुलना में इसमें थोड़ी सी कम होगी। ये है जी आपके सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड, क्योंकि यहां पर आपकी बाइंडिंग बाहर नहीं निकल पाएगी। ये इसके डायग्राम से के माध्यम से मैंने आपको बताया था। लास्ट है जी बंद स्लॉट आपके छोटी प्रकार की डीसी मशीनों में प्रयोग किया जाता है। इसमें बाइंडिंग करना बहुत मुश्किल है और खराब हो जाए तो इसकी मेंटेनेंस करना तो अति मुश्किल हो जाता है। फायदा यह है कि इसमें लीकेज बहुत ही कम होगी, रिलेक्टेंस का मान कम से कम होगा, इस वजह से इसकी दक्षता मैक्सिमम रहती है और कूलिंग इसमें बहुत ही कम होगी। ठीक है, और मेनली हम वाइंडिंग के लिए मुख्यतः सेमी ओपन या सेमी क्लोज प्रकार की सांचों का प्रयोग करते हैं। आर्मेचर कोर के कार्य बताइए। आर्मेचर कोर का मेनली जो है लो रिलेक्टेंस पाथ को प्रोवाइड करवाना। आर्मेचर कोर का और क्या है, आर्मेचर कोर के ऊपर जो स्लॉट है उसमें आर्मेचर वाइंडिंग हो जाएगी। दूसरी बात, यही आर्मेचर कोर शाफ्ट के ऊपर लग के फिर घूर्णी से घूमेगा, बस यही इसके टास्क थे, कोई अलग बात तो थी नहीं। और मेन जो काम था वो था कि जब डीसी, पढ़ लीजिए इस पूरी लाइन को, डीसी मशीनों में आर्मेचर का उपयोग मुख्य रूप से चुंबकीय फ्लक्स छेदन, जो बाहर से मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन है उनको है ना काटना, और उसके द्वारा जो फील्ड्स बना है उसके बाद आर्मेचर वाइंडिंग में प्रेरित विद्युत वाहक बल आपका उत्पन्न करना, ये इसका मुख्य कार्य है। यहां तक हम बड़े डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे आर्मेचर वाइंडिंग। आज की इस क्लास में ये बचे हुए पार्ट को हम बहुत अच्छे से पूरा कर लेंगे। हो सकता है कि ये स्टार्टिंग के 10 12 15 20 मिनट जो मैंने आपके लगाए हैं आपको लगा होगा कि यार ये तो एक्स्ट्रा हो रहा है, फालतू हो रहा है। भाई ये फालतू ही है ना, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। ये फालतू नहीं है, ये आपके बहुत काम का है। और ये जो काम वाली चीज आपने अपनी जीवन में भी अगर आदत डाल ली तो कितने भी मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट को आप ऐसे चुटकियों में पड़ाव में पार कर दोगे आप। और एक टाइम भी आएगा, जैसे आज आपको लगा हुआ है कि यार 12 15 मिनट लग गई होगी, लेकिन मान लो कोई कोई चैप्टर है उसकी 8 क्लास है, 8वीं क्लास में है, तो पीछे का रिवाइज करते आएंगे ना तो भी उतनी मिनट लगेगी। दूसरी क्लास में रिवाइज करोगे तो भी 15 मिनट, तीसरी क्लास में रिवाइज करोगे तो पहली दूसरी में भी 15 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि फिर थोड़ा हमारे टिप्स पे आ जाता है। मेरे टिप्स पे तो क्या पता कितने टाइम से आपकी टिप्स पे लेके आना है, तो वो आपकी टिप्स में आ जाता है, जल्दी जल्दी फिर रिवीजन होना स्टार्ट हो जाता है। आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो आपका 5वां पार्ट है आर्मेचर वाइंडिंग। उस आर्मेचर ड्रम की शेप में जो आपने बनाया था सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को, है ना, रिवीट करके 0.35 से लेकर 0.5 mm तक हमने, है ना, सिलिकॉन पतली पतली पत्तियों को रिवीट करके जो आर्मेचर ड्रम के आकार का बनाया था उसके अंदर स्लॉट काटे गए थे। 3 प्रकार के स्लॉट पढ़े हमने। एक है जी ओपन स्लॉट, जो एससी प्रकार की मशीनों में प्रयोग किया जाता है। उसका फायदा यह है कि वाइंडिंग करना बहुत आसान है, लेकिन नुकसान यह है कि वहां पर आपके रिलेक्टेंस और लीकेज का मान बहुत ज्यादा होता है। फायदा एक ये भी है कि कूलिंग बहुत आसान है। दूसरी जो हम यूज करते हैं डीसी मशीन में वो है जी आपका सेमी क्लोज्ड। इसमें वाइंडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है, सेमी क्लोज्ड है, ये देख लीजिए। वाइंडिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ अंदर वाइंडिंग को फिट करने के लिए स्पेस कम है, लेकिन जैसे ही वाइंडिंग हो जाती है वाइंडिंग बाहर नहीं निकलेगी। लीकेज कम होगी क्योंकि आगे ये अच्छे से स्लॉट फैले हुए हैं। लीकेज कम है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके रिलेक्टेंस का मान भी कम होगा और दक्षता बढ़ेगी। थोड़ी सी कूलिंग भी इसमें कम होगी एज कंपेयर टू ओपन स्लॉट। और एक है क्लोज स्लॉट, वो हम छोटे प्रकार की डीसी मशीनों में प्रयोग करते हैं जहां पर बहुत ही कम बाइंडिंग करनी होती है, छोटे डायनेमो में, छोटे छोटे प्रकार की खिलौने प्रकार की मशीनों में। तो आर्मेचर के खांचों में की गई वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, नाम से ही पता है ये तो। चालकों के खांचों में रखने से पूर्व, इन खांचों में रखने से पूर्व विशेष रूप से दृढ़ लकड़ी, मतलब ठोका पिनी अच्छे से कर ले, प्रॉपर तरीके से सेब बना लेनी है। दृढ़ लकड़ी अथवा फाइबर बेस के द्वारा संयोजित कर दिया जाता है, मतलब प्रॉपर तरीके से, ये ना हो कि कोई तार वार है ना वाइंडिंग का इधर उधर घूम रहा हो। प्रॉपर तरीके से हम किसी लकड़ी से या फाइबर से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। डीसी मशीन में आर्मेचर कुंडली के लिए किसकी यूज करेंगे भाई बताइए। वहां हमने पोल के ऊपर जो वाइंडिंग की थी, मैग्नेटिक फील्ड पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड वाइंडिंग की थी, वो भी किसकी थी, सुपर एनिमल्ड कॉपर के वायर की। तो कॉपर की हम वाइंडिंग को प्रेफर करते हैं, तो यही बात लिखी है कि डीसी मशीन में आर्मेचर कुंडलन कुंडली के लिए सुपर एनिमल्ड कॉपर के तार का प्रयोग किया जाता है तथा इसकी प्रतिरोधकता, आप बताइए, सेकंड नंबर पर बेस्ट है। चालकता तो प्रतिरोधकता भी सेकंड नंबर पर बेस्ट ही होगी, सबसे कम होगी। तो कितने बताइए, 0.01, अब ये कोई नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने तुमको बता रखा है कि 0.172 गुना में, आगे वाला नंबर को इग्नोर भी कर सकते हो, इतना सा ध्यान रख सकते हो, 0.
याद करवाया था मैंने जब आपके कौन सा चैप्टर कराया था, कौन सा, इंजीनियरिंग मटेरियल, तब कॉपर से रिलेटेड सारी बात बताई थी। 0.0172 है ना, गुना में 10⁻⁻6 क्या, ओम मीटर। इतना सा याद कर लो, याद हो तो ठीक है, लेकिन वहां इंजीनियरिंग मटेरियल में तो एटलीस्ट तुमको याद होना ही चाहिए था। यहाँ याद हो तो ठीक है, नहीं तो वहां इंजीनियरिंग मटेरियल में मैंने कराया था। 0.0172 गुना में 10⁻⁻6 ओम मीटर इसकी प्रतिरोधकता रहती है। इतनी कम प्रतिरोधकता है, इसका मतलब इसकी चालकता बहुत अच्छी है। सबसे बढ़िया है वो चांदी की है, लेकिन चांदी कॉस्टली, हम नहीं कर सकते वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध चालक की लंबाई, चालक की लंबाई कितना लंबा चालक तार का हम प्रयोग कर रहे हैं, और अनुप्रस्थ काट, चालक तार का मतलब क्या है, मोटा तार, सीरीज, अगर सीरीज और शंट देखनी पड़ेगी कौन से बाइंडिंग की है। अगर सीरीज बाइंडिंग है तो प्रतिरोध का मान कम रखना है, प्रतिरोध का मान कम होगा मोटा तार रखने पर। शंट बाइंडिंग है तो प्रतिरोध ज्यादा रखना है, तो पतला तार। तो फिर वृत्तों की संख्या भी मोटे तार में कम हो जाएगी और पतले तार में वृत्तों की संख्या, वृत्त मतलब घुमाव की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो प्रतिरोध चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा चालकों की संख्या पर निर्भर करती है। प्रतिरोध आर्मेचर वाइंडिंग का जो बता रहा है ना प्रतिरोध, वो इस पे निर्भर करेगा। ठीक है, यही समझ लो कि भाई लंबा रास्ता है तो कहीं ना कहीं बाधा ज्यादा आएगी, छोटा रास्ता है तो बाधा कम आएगी। बाइक्स लेके निकलते तो यही होता है ना कि बहुत लंबा ट्रेवल करना है तो कहीं रास्ते में मोड़ भी आएंगे, ब्रेकर भी आएंगे, कोई ट्रैफिक भी आएगा। छोटा सा रास्ता है, आधा किलोमीटर ही जाना है, तो हो सकता है कोई ब्रेकर ही ना आए बीच में, हो सकता है कोई ट्रैफिक से कोई टकराव ना हो। तो कह रहे हैं कि आर्मेचर कुंडली के लिए एल्यूमिनियम का, तांबे की जगह एल्यूमिनियम का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते उसके कारण देखो। एल्यूमिनियम का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि अधिक प्रतिरोधकता होने, भाई कहीं ना कहीं सबसे पहले चांदी, फिर तांबा, फिर कौन आता है, फिर एल्यूमिनियम। सोना आता है लेकिन सोने का तो यूज नहीं कर सकते, आपका एल्यूमिनियम आता है। तो तांबे से नीचे आ रहा है तो प्रतिरोधकता ज्यादा है, साथ के साथ यह अधिक जगह का भी उपयोग करता है, ज्यादा स्पेस घेरेगा, और इस वजह से वहां पर जॉइंट लगाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। ये आपको ध्यान, आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि हमेशा वाइंडिंग तांबे की तार की क्यों की जाती है। एक रीजन तो तुमको पता है और हो सकता है वो ऑप्शन में नजर ना आए, क्या वो रीजन, तो ये है कि प्रतिरोधकता बहुत कम है तांबे की। दूसरा रीजन ये कि भी एल्यूमिनियम का तार है ना वो स्पेस घेरेगा, स्पेस घेरेगा, क्योंकि पतला तार, क्योंकि तांबे सबसे बेस्ट तन्यता और अज्ञात वर्धना, अज्ञात वर्ध, डक्टाइल जिसे बोलते हैं, तन्यता वो आता है ना, जिसे खींच कर लंबा करना और पीट पीट के पतली चादर करना, वो सबसे बेस्ट आपकी किस में है, आपकी सोने के अंदर है, और उसके बाद तांबे, चांदी के बाद तांबे के अंदर आती है, एल्यूमिनियम उसके कहीं पीछे है। तो इस वजह से ये स्पेस ज्यादा घेरता है, क्योंकि मोटे तार का प्रयोग करना होगा। मोटा तार है फिर भी इसकी चालकता तांबे की तुलना में कम ही रहती है। ये कुंडलियां बहुत सारी वाइंडिंग से मिलकर बनी होती है, बहुत सारी वाइंडिंग से मिलकर बनी होती है। ये वाइंडिंग आपस में श्रेणी क्रम, समांतर क्रम या फिर मिश्रित क्रम में जुड़ी होती है, जो हमने मैग्नेटिक फील्ड पोल के ऊपर वाइंडिंग की थी तब भी आपको वहां बता दिया था। तो ये इस प्रकार से आपकी ये आर्मेचर है, इस आर्मेचर के अंदर आपके आर्मेचर वाइंडिंग की है। ये कम्यूटेटर है, ये शाफ्ट है, और ये पुली जो बाहर से सप्लाई को कनेक्ट करने, आर्मेचर वगैरह को, अल्टरनेटर वगैरह को घुमाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो आर्मेचर वाइंडिंग मुख्य दो प्रकार की होती है। अब सीरीज शंट को तो हम पढ़ ही चुके हैं, वही सेम ही कॉन्सेप्ट आएगा इसमें सीरीज और शंट का, लेकिन वो सीरीज और शंट मेनली हमें पढ़नी थी फील्ड वाइंडिंग के अंदर, और यहाँ आर्मेचर के अंदर हमें पढ़नी है ये दो प्रकार की, लैप वाइंडिंग और दूसरी है जी वेव वाइंडिंग, जो अगले पेज पे बहुत ही सिंपल सा है। पेपर में जो क्वेश्चन आएगा ना वही आएगा। हालांकि डीसी जनरेटर, डीसी मोटर में फिर से इन वाइंडिंग को पढ़ाया जाएगा, वहां पर थोड़े से एक्स्ट्रा कुछ फैक्चुअल डाटा भी मैं कराऊंगा जो आपको याद करने होंगे। यहाँ जो आपको कॉमन क्वेश्चन अगर बनता है डीसी मशीन में, लैप वाइंडिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बस ये पेपर में। और जब इसका नाम तुम लोगों ने याद कर लिया ना, तो फिर तुमको ये भी पता लग जाएगा कि इस लैप वाइंडिंग के अंदर किसका मान ज्यादा होगा। अब नाम को पकड़ दो आप। तो कह रहे कि अच्छा पहले इस डायग्राम से देखने से देखो आप, यहाँ पर ये वाइंडिंग आपको ब्लू कलर की कॉइल 1 दिखाई दे रही है ना, ये कॉइल 1 खत्म भी नहीं हुई उससे पहले ही आपकी ये दूसरी कॉइल आपकी स्टार्ट हो गई। ठीक है, देखो ये कंडक्टर है, ये जो वाइंडिंग आपकी ना उसी को कंडक्टर चालक बोला जाता है। आर्मेचर के अंदर जो वाइंडिंग की जाती है उसे चालक बोला जाता है। ठीक है, तो ये कंडक्टर है, ये वाइंडिंग के कंडक्टर है, वो वायर सुपर एनिमल्ड कॉपर के तार ही कंडक्टर है। तो यहाँ पर बोला क्या है, इस लाइन को पढ़ो, ये पढ़ो, फिनिशिंग एंड ऑफ वन कॉइल, ये कॉइल यहाँ पर पहली वाली फिनिश हुई है, उससे पहले ही ये वाली स्टार्ट हो गई, स्टार्टिंग एंड ऑफ द वन फर्स्ट कॉइल, सेकंड कॉइल, ये दूसरी वाली स्टार्ट हो गई। ये कौन से, लेप, लेप मतलब ओवरलेप होना, लेप को पूरा थोड़ा सा
खोल के पढ़ो। लेप मतलब ओवरलैप, ओवरलैप मतलब एक वाइंडिंग दूसरे वाइंडिंग से पहले खत्म होने से पहले स्टार्ट हो जाए। अब डेफिनेशन बन गई, जिस आर्मेचर वाइंडिंग में कोइल्स के संयोजन सिरे एक दूसरे पर चढ़े हुए, है ना, प्रतीत होते हो, चढ़े हुए दिखाई देते हो, चढ़े हुए रहते हैं, वह लेप वाइंडिंग कहलाती है। लेप मतलब ओवरलैप, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए। ठीक है, अब तुमको एक ध्यान रख लेना है, लेप वाइंडिंग को समांतर वाइंडिंग कहा जाता है। बस ये पेपर में आएगा। और एक क्वेश्चन और आता है, वही समांतर नाम से ही पकड़ लेंगे हम। अगर तुमने मेरी स्टार्टिंग की क्लासों को अच्छे से देखा होगा तो तुम्हें अब ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन तो ऐसा लगेगा ये तो पका पकाया था। लेप बाइंडिंग को अन्य किस नाम से जानते हैं? समांतर बाइंडिंग से जानते हैं। बस ये ध्यान रखना है, लेप बाइंडिंग को समांतर बाइंडिंग। ठीक है, समांतर में क्या फीचर्स होता है? श्रेणी और समांतर दो प्रकार की चीजें हमने प्रतिरोध में बड़े खोल के पढ़ी थी। समांतर में हम वोल्टेज का और धारा का किसका मान समान रखते हैं? समांतर में वोल्टेज का मान समान होता है। जब वोल्टेज का मान समान होगा तो वोल्टेज के मान को तो नहीं बढ़ा सकते, तो किसके मान को बढ़ाया जाएगा? धारा के मान को बढ़ाया जाएगा। ये एक समांतर बाइंडिंग है, इसका प्रयोग अधिक धारा तथा कम वोल्टेज हेतु किया जाता है। लेप बाइंडिंग को ने लेप नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक बाइंडिंग खत्म होने से पहले दूसरी बाइंडिंग स्टार्ट हो गई। लेप बाइंडिंग को समांतर बाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। याद भी करा सकता हूं कोई लिंक बना के, लेकिन मैं चाहता हूं तुम कोई लिंक बनाओ। लेप मतलब ओवरलैप, ओवरलैप हम कम करते हैं जब समांतरली, श्रेणी में तो हम एक श्रेणी में तो ऐसे जुड़ते हैं, एक ये एक ये एक ये, समांतर में लेप में आगे पीछे हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, आगे पीछे होने में ओवरलैप हो जाना। मैं कोई लिंक बनाऊं इससे पहले तुम अपने आप ही बना लो, मैं तो तुमको पता है कभी कभार माइंड में कैसे कैसे लिंक बन जाते हैं। तो लैप मतलब जिसे समांतर, लैप मतलब ओवरलैप, ओवरलैप मतलब आगे पीछे हो जाना, यानी कि समांतर बाइंडिंग है। समांतर में वोल्टेज का मान समान होता है, श्रेणी में धारा का मान समान होता है, वही धारा सबके सब में से बहेगी। समांतर में वोल्टेज का मान समान होता है, वोल्टेज का मान सब में समान होता है। वोल्टेज का मान समान है, इसका मतलब वोल्टेज के मान को तो बढ़ा नहीं सकते, तो किसके मान को बढ़ाया जाएगा? धारा। ये पेपर में डायरेक्ट आएगा। आर्मेचर के अंदर दो प्रकार की बाइंडिंग है, लेप बाइंडिंग, लेप बाइंडिंग को अन्य किस नाम से? समांतर बाइंडिंग। और समांतर से ध्यान रखना कि इसमें वोल्टेज का मान कम होगा, क्यों? क्योंकि वोल्टेज का मान समान ही होता है। तो समांतर बाइंडिंग या लेप बाइंडिंग में धारा का मान अधिक होता है। तो लेप बाइंडिंग का प्रयोग कहां करेंगे? जहां पर अधिक धारा की जरूरत हो। ये पेपर में पूछा जाएगा। समांतर पथ की संख्या, मैग्नेटिक पोल, ये सुन लीजिए, ये भी पेपर में आता है। लेप बाइंडिंग, समांतर बाइंडिंग, तो इसमें दो प्रकार के हैं, एक तो पोल है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड पोल है, और दूसरी आपकी क्या है? दूसरे है जी आपके समांतर पथों की संख्या। ये क्या चीज है जो आपको थोड़ा सा वर्ग कार्य प्रणाली देखेंगे ना, जब मोटर घूमना है, जनरेटर घूमना स्टार्ट करेंगे तब आपको पता आएगा, लेकिन याद करवा दूंगा मैं इधर ही आपको। समांतर पथ की संख्या, इसमें समांतर पथ की संख्या मैग्नेटिक पोल की संख्या के समान होती है। जितने पोल है उतनी समांतर पथों की संख्या है। समांतर पथों की संख्या का मतलब क्या है? यानी कि आर्मेचर के अंदर जो आपने वाइंडिंग की है उसमें जो चालक तार है वो आपके समांतर पथों की, ले बाइंडिंग है तो समांतर पथों की संख्या है, वो पोलों की संख्या के समान होंगे। ये समझो आप, समांतर पथों की संख्या समान रहती है। पेपर में तुमको क्या रखना है? ले बाइंडिंग, जिसे आप समांतर बाइंडिंग कहते हो, जिसमें धारा का मान अधिक होता है, वोल्टेज का मान कम होता है, उसमें आपके समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के समान होती है। समांतर पथों की संख्या मैग्नेटिक पोलों की संख्या के समान होती है। ए इज इक्वल टू पी, जहां ए तथा पी, ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है जी आपके समांतर पथों की संख्या। ए का मतलब क्या है? समांतर पथों की संख्या। और पी का मतलब? पी का मतलब पोलों की संख्या। यानी कि ले बाइंडिंग के अंदर ए और पी का मान समान होता है। ए तो नहीं पता, पी का तो पता है ना, पोलो की संख्या। यानी कि ले बाइंडिंग के अंदर पोलो की संख्या समांतर पथों की संख्या के समान होती है। बस ये ही 3 क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। इसके बाद जो लिखा पड़ा है उसमें से ये वाला जो है, जिसे आप समकारी वल्ले यानी इक्विलाइजर रिंग बोलते हो, ये तो आपके तब पता लगेगा जब आप मोटर और जनरेटर को करोगे, तब आपको पता लगेगा। यहाँ तो लिखा पड़ा है। पेपर में क्या क्वेश्चन आएंगे? वाइंडिंग से संबंधित। कौन सी? आर्मेचर। आर्मेचर वाइंडिंग दो प्रकार की, लेप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग। वेव आगे है, लेप ओवरलैप हो जाती है, एक के खत्म होने से पहले ही दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। ओवरलैप हो रही है तो इसका मतलब इसे समांतर, श्रेणी में तो एक के बाद एक ऐसे लगाए जाते हैं, समांतर में ओवरलैप हो जाते हैं आगे पीछे। अच्छा, ओवरलैप है तो इसका मतलब समांतर है, समांतर है तो वोल्टेज समान होगा, तो वोल्टेज का मान कम रहेगा और धारा का मान बढ़ाया जाएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन कवर। फिर मैंने बताया कि इस वाइंडिंग में खास बात यह रहती है कि यहाँ पर जितने आपके मैग्नेटिक फील्ड पोल है उतने ही आपके समांतर पथों की संख्या होगी। यानी कि ले वाइंडिंग या फिर समांतर वाइंडिंग के अंदर समांतर पथों की संख्या मैग्नेटिक
फील्ड पोल की संख्या के समान होती है, A इज इक्वल टू P होती है। जबकि वेव वाइंडिंग में ये 2 होते हैं, 2 होती है। यानी कि पोलों की संख्या अगर 8 पोल लगाए हैं तो समांतर पथों की संख्या भी 8 हो जाएंगे। पोल अगर 6 लगाए हैं तो समांतर पथों की संख्या भी 6 होगी। मेनली हम कितने पोलों का यूज करते हैं? 4। तो लेब वाइंडिंग में समांतर पोलो मैग्नेटिक फील्ड पोलों की संख्या अगर 4 है तो समांतर पथों की भी संख्या 4 होगी, और इनसे रिलेटेड मैं जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तब पता लगेगा, लेकिन ये डायरेक्ट याद कर लेना। अब यहां समांतर पथ है, समांतर पथ है क्योंकि समांतर ले वाइंडिंग मतलब समांतर वाइंडिंग, तो सब में क्या रहेगा? वोल्टेज का मान तो समान है लेकिन धारा अलग अलग जा रही है, धारा का मान अलग अलग होता है और धारा का मान अधिक भी होता है। उन धारा अलग अलग, इसमें अलग धारा का मान है, इसमें धारा का मान अलग है, वोल्टेज तो समान है, श्रेणी में धारा का मान समान होता है, समांतर में इसमें धारा का मान अलग है, इसमें अलग है अलग। तो हम चाहते हैं कि अलग अलग धारा जब इन पाथों से आ रही है ले वाइंडिंग से, तो फिर फ्लक्चुएशन आएगी, तो वो एक ही टोन में कन्वर्ट करनी है। जैसे क्या होता है, कोई हमें प्लान बनाना है, प्लान बनाने के टाइम 4 पार्टनर बैठ गए, 4 पार्टनर की अलग अलग टोन है, तो प्लान तो नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो सबके टोन को वाइब करने के लिए उनके ऊपर मान लेते हैं कोई एक, उन्हीं के बीच में एक मैनेजर भी बैठा है कि भाई तुम्हारा ये पॉइंट था, तुम्हारा ये पॉइंट था, तेरा ये ठीक है, तेरा ये भी ठीक है यार, इन सबको मिला के एक प्लान बना दिया गया। यहाँ समांतर पथों की मतलब समान ले बाइंडिंग समांतर बाइंडिंग है, समांतर बाइंडिंग में धारा का मान अलग अलग होगा, ज्यादा धारा के मान के लिए अलग अलग धारा का मान है। इस वजह से हम यहाँ एक उनके जो समांतर पथ आएंगे सारे समांतर पथों के आगे हम क्या लगा देते हैं? एक इक्विलाइजर रिंग लगा देते हैं, एक छल्ला लगा देते हैं। उस छल्ले का काम क्या है? देखिए, लेब वाइंडिंग में समकारी वल्ले का प्रयोग किया जाता है। यह रिंग लेब वाइंडिंग में समांतर पथों से प्राप्त धारा के मान में एक रूपता लाता है। हो जाएगा याद? ठीक है। लेव वाइंडिंग से संबंधित यही क्वेश्चन थे, ये तो फालतू की बात लिख रखी है। लेव वाइंडिंग में परिणामी पिच, रिजल्टेंट जो पिच है, ये पिच क्या है? ये पिच क्या है? इनके बीच का गैप एंड वेंड आएंगे लेकिन अभी नहीं। ये यहां क्यों लिख रखा है? मेरे पास बोर्ड पे स्पेस खाली पड़ा था। तुमको एटलीस्ट ये तो ध्यान रहेगा कि पिच नाम की कोई चीज होती है। तो लेब बाइंडिंग के अंदर परिणामी पिच, रिजल्टेंट पिच, वो आपकी फॉरवर्ड पिच और बैकवर्ड पिच का अंतर होता है। फॉरवर्ड पिच, एफ मतलब फॉरवर्ड और बी मतलब बैकवर्ड, इनका अंतर होता है। हो सकता है ये मैंने गलत भी लिख रखा हो यहाँ, हो सकता है पहले बैकवर्ड आए और फिर फॉरवर्ड आ जाए, लेकिन बस तुमको ध्यान रखना पिच नाम की कोई चीज होती है। रिजल्टेंट पिच, फॉरवर्ड पिच, बैकवर्ड पिच। फॉरवर्ड मतलब आगे, बैकवर्ड मतलब पीछे, इनका अंतर होता है। तो लैप बाइंडिंग से संबंधित सारे क्वेश्चन कवर है। ये लैप बाइंडिंग कहाँ है? ये आर्मेचर के अंदर, आर्मेचर कोर के अंदर आर्मेचर बाइंडिंग के तहत लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग है। लैप बाइंडिंग में एक कोइल खत्म नहीं होगी। कोइल का मतलब क्या है? चालक, जो सुपर एनिमल कॉपर का तार है वही चालक, कंडक्टर कहलाता है। वो एक खत्म नहीं होगा, अगली स्टार्ट हो जाएगी, ओवरलैप बन जाएगा। लैप मतलब ओवरलैप। ओवरलैप किस में होता है? श्रेणी में या समांतर में? समांतर में। इस समांतर में और क्या खास बात है? वोल्टेज का मान समान होता है। तो लैप वाइंडिंग, समांतर वाइंडिंग में हम वोल्टेज का मान कम और धारा का मान ज्यादा रखते हैं। धारा का मान सब में अलग अलग आ रहा है, सब में अलग अलग आ रहा है, तो उनको एक रूपता लाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग करेंगे, समकारी वल्ले का प्रयोग किया जाएगा, इक्वलाइजर रिंग का प्रयोग किया जाएगा। लैप वाइंडिंग में और वेव वाइंडिंग में एक फर्क यह है कि यहां पर लैप वाइंडिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पोल और समांतर पथों की संख्या समान रहती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड पोल अगर 4 है तो समांतर पथों की संख्या भी क्या रहेगी? 4 ही रहेगी। ये ए और पी का मान समान होता है। वेव वाइंडिंग का पहले डायग्राम देखेंगे। वेव वाइंडिंग में ऐसा कोई सीन नहीं है कि ओवरलैप हो जाए। ये एक पहली यहां से स्टार्ट होगी, कोई खत्म हो जाएगी, फिर दूसरी स्टार्ट होगी। ठीक है। अच्छा, ये लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग आगे जुड़ी किससे होती है? ये जुड़ी होती है कम्यूटेटर से। किससे जुड़ी होती है? कम्यूटेटर से। कम्यूटेटर से क्यों जुड़ी होती है? क्योंकि यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा, वो कम्यूटेटर के द्वारा आपके एसी, सॉरी एसी तो कर ही नहीं रहे, डीसी कर रहे हैं, डीसी जनरेटर में, डीसी जनरेटर में, और आपका है डीसी मोटर। मोटर के अंदर यहाँ पर एक के अंदर तो कम्यूटेटर से बाहर भेजा जाएगा और दूसरे के अंदर कम्यूटेटर से अंदर लाया जाएगा, और फिर बाहर भेजा जाएगा तो बनेगा किसमें? आर्मेचर वाइंडिंग में, चालक के अंदर। तो कम्यूटेटर में ब्रुश, ब्रुश के माध्यम से बाहर, और अंदर लाया जाएगा तो वही ब्रुश, ब्रुश से कम्यूटेटर, कम्यूटेटर से अंदर आपके आर्मेचर के अंदर। तो इस वजह से कम्यूटेटर मेन है, जो अगला ही आपका टॉपिक है जो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कम्यूटेटर से आपकी ये जुड़ी होती है, ये कम्यूटेटर से जुड़ी है। एंड ऑफ कॉइल 1 फिर एंड ऑफ कॉइल 2, एक के बाद एक स्टार्ट होगी। इस आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल के संयोजन सिरे कम्यूटेटर से निरंतर, कम्यूटेटर से जुड़े निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं, एक के बाद एक आगे बढ़ते जाएंगे।
अब एक के बाद एक है, तो वेव वाइंडिंग को अन्य किस नाम से जानेंगे? एक के बाद एक है, श्रेणी वाइंडिंग्स के नाम से जानते हैं। यहीं से खत्म हो जाएगा। श्रेणी वाइंडिंग के अंदर क्या खास बात होती है? किसका मान समान होता है? धारा का मान समान होता है। समांतर में वोल्टेज का मान समान होता है, तो वोल्टेज कम रखा था हमने किसमें? लेव वाइंडिंग में, समांतर वाइंडिंग में। श्रेणी में किसका मान समान होता है? धारा का मान समान होता है, तो धारा के मान को कम रखेंगे, वोल्टेज के मान को अधिक रखेंगे, बस ये लिखा पड़ा है। तो कम्यूटेटर में निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं, यह वेव वाइंडिंग कहलाती है। इस प्रकार एक कोयल का दूसरा सिरा अन्य कोयल के प्रथम सिरे से जुड़ा होता है। एक कोयल का दूसरा सिरा अन्य अगली कोयल के प्रथम सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार की वाइंडिंग को वेव वाइंडिंग तरंग के तौर पर चलती है। तरंग साइनसोइडल होगी। यह श्रेणी प्रकार की वाइंडिंग है। श्रेणी प्रकार की, एक बार फिर से बोल रहा हूं, श्रेणी में धारा का मान समान होता है, तो धारा का मान कम रखा जाएगा, वोल्टेज के मान को बढ़ाया जाएगा, यही पूछा जाता है। मत पूछा जाएगा कि वेव वाइंडिंग का प्रयोग किसके मान को अधिक करने के लिए किया जाता है? क्या कहेंगे, धारा या वोल्टेज? तो हम कहेंगे वोल्टेज के मान को। इसका प्रयोग अधिक वोल्टेज तथा कम धारा हेतु प्रयोग किया जाता है। अच्छा, वहां पर आया था क्या? समकारी रिंग, इक्विलाइजर रिंग, क्योंकि वहां पर अलग अलग धारा का मान आ रहा था। धारा का मान ज्यादा था, पहली वाली में चालक में अलग धारा थी, दूसरे वाले में तीसरे, तो वो अलग अलग धारा के मान को हमने एक रिंग लगाई, समतुल्य बना दिया। मतलब चार का अलग अलग प्लान था, एक मैनेजर ने सारा सेट कर दिया। यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, क्योंकि धारा का मान तो समान ही है, वोल्टेज अलग अलग है। तो वोल्टेज अलग अलग है, तो एक डम्मी वाइंडिंग यहाँ प्रयोग की जाएगी, ताकि उनका संतुलन, वोल्टेज का संतुलन किया जाए। साधारणतः तरंग वाइंडिंग में समांतर पथों, ये वाली बात बाद में पढ़, अभी ये वाली पढ़ लेते हैं। डम्मी कुंडली का उपयोग केवल तरंग संयोजित डीसी मशीन के यांत्रिक संतुलन, धारा का मान अलग अलग था, तो हमने समकारी रिंग का प्रयोग किया, इक्विलाइजर रिंग का प्रयोग किया। वोल्टेज का मान अलग अलग हो, एक डम्मी कुंडली का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि एक यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए, यांत्रिक संतुलन बना रहे, तथा यह विद्युतीय रूप से जुड़ी नहीं होती। डम्मी कुंडली है ये, जुड़ी नहीं होती किसी से। डम्मी का मतलब क्या होता है? फॉल्स। डम्मी कुंडली है ये। वोल्टेज की फ्लक्चुएशन को, जैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर वोल्टेज, फाउंडेशन बैच कर रहे हैं ना कंप्यूटर का, तब याद आया कि वहां पर वोल्टेज की फ्लक्चुएशन के लिए हमने स्विच मोड पावर सप्लाई, वो तो बदलता है, लेकिन फिर भी फ्लक्चुएशन आती है, तो यूपीएस यूज करते हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो बैटरी बैकअप के साथ साथ बिजली के उतराव चढ़ाव, वोल्टेज की कम डाउन को नियंत्रित कर देता है। तो वेव वाइंडिंग में वोल्टेज ज्यादा हो रही है, वोल्टेज के मान को बढ़ा रहे हैं, धारा का मान समान होता है, क्योंकि श्रेणी प्रकार की वाइंडिंग है, तो उसमें वहां एक डम्मी कुंडली का प्रयोग किया। जहां पर ज्यादा है तो वो डम्मी कुंडली अपने अंदर से गुजारेगी, वोल्टेज कंट्रोल हो जाएगा, बस। तो वहां पर जहां धारा का मान ज्यादा हो, लेव वाइंडिंग, समांतर वाइंडिंग में धारा का मान अलग अलग था और ज्यादा था, तो वहां पर क्या, इक्विलाइजर रिंग, समकारी रिंग का प्रयोग कर रहे थे, उनको एक रूपता लाने के लिए। यहाँ किसका मान ज्यादा हो रहा है? वोल्टेज का मान। तो वोल्टेज किसी में से गुजार देंगे? एक डम्मी कुंडली में से गुजारा जाएगा, वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। लेव वाइंडिंग, समांतर वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पोल की संख्या समांतर पथों के बराबर थी, ए और पी का मान बराबर था। यहां ध्यान रखेंगे, ए और पी दोनों का मान दो ही रखा जाता है। वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग को याद कैसे करेंगे? एक वेव खत्म होगी, दूसरी वेव स्टार्ट होगी, एक वेव खत्म होगी, दूसरी वेव स्टार्ट होगी, एक वेव खत्म होगी, दूसरी वेव स्टार्ट होगी, दो, दो का नाम आए, एक खत्म दूसरी स्टार्ट, दो वेव, वेव दो। तो यहां पर समांतर पथों की संख्या हमेशा क्या रखी जाती है? दो। समांतर पथों की संख्या भी दो होती है, और मैग्नेटिक पोल्स जितने होते हैं उतने हम यूज कर लेंगे। दो है तो दो यूज, चार है तो चार यूज कर लेंगे, आठ है तो आठ यूज कर लेंगे। लेकिन समांतर पथों की संख्या यहाँ कितनी होगी? दो। वहां पर लेव बाइंडिंग और समांतर बाइंडिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पोल जितने हैं उतनी ही समांतर पथों की संख्या थी। पोलों पे डिपेंड कर रहे हैं समांतर पथों की संख्या, लेकिन साधारणतः तरंग वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या दो रखी जाती है। यानी कि हम बोल सकते हैं, वहां पर तो हमने देखा जितने आपके मैग्नेटिक ए इज इक्वल टू पी था, लेकिन यहाँ समांतर पथों की संख्या ए है वो दो यूज की जाते हैं, और पोल है वो डिपेंड करता है कितने हैं। वो हो सकता है दो पोल हो सकता है मैग्नेटिक पोल चार हो सकता है छह हो सकता है आठ हो, इनसे तो कोई अलग नंबर नहीं होगा ना। दो चार छह आठ इन्हीं के बीच में हो गए। पोलों की संख्या हमेशा इवन में होती है। दो मेनली हम चार का यूज करते हैं, छह भी हो सकते हैं और आठ, छह को तो शायद ही कहीं देखा जाए, लेकिन चार और आठ में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन समांतर पथों की संख्या इसमें फिक्स है, क्योंकि वेव वाइंडिंग है, एक खत्म दूसरी स्टार्ट, वेव दो। क्या आर्मेचर वाइंडिंग से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अब तुम्हारा गलत होगा क्या? ये पिच वाला बच गया सर। पिछले में तो बताया था कि रिजल्टेंट पिच है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का अंतर होता है।
तो बस यहाँ वेव बाइंडिंग में एक के बाद एक जुड़ती हुई चल रही है, तो रिजल्टेंट पिच है वो बैकवर्ड और फॉरवर्ड का क्या होता है, संयोजन होता है, योग के तुल्य होती है। बस निपटा दोगे। अब एक बात बताऊं तुमको, जिन बच्चों का हाल पहले बुरा था, अब ईमानदारी से बताना तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सच बताना, आ रहा है ना? उसके पीछे पता है क्या कारण हुआ है? ये नहीं कि मैंने बहुत अच्छे से करवाया हो, मैं तो मेरी तरफ से करवा रहा हूं, हर कोई टीचर अपनी तरफ से बेस्ट करा रहा है। एक्चुअल में हम चीजों पे रुक रहे हैं। ये पेज पे जो लिखा पड़ा है, ये अगर मैं यहाँ पेन से लिख रहा होता इस मार्कर से, तो इस पेज में लिखने में मेरे को 8 से 10 मिनट लगते और साथ साथ बता रहा होता। हो सकता है तुम भी लिखने पे भी कोशिश कर रहे होते, तुम्हारे माइंड में सेट नहीं होता। तो वो 8 से 10 मिनट वाली बात को तो मैंने पहले से ही तोड़ दिया, मैं मेहनत करके लेके आता हूँ। इस पीडीएफ को बनाने में ये तुमको क्या लगता है ये नेट से मैंने कैसे लिया होगा? एक्चुअल में ये और ये दोनों डायग्राम इकट्ठे थे, मैंने कैसे कट किए होंगे? आप देखो ये डायग्राम कैसे न कैसे मैं एडजस्ट करके लेके आता हुआ, कहाँ कहाँ से सर्च करके लेके आता हुआ। मेरे को पता है कि कितनी एक पीडीएफ को बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। और सच बताऊं तो मेरे को इस टेक्निकल सब्जेक्ट ये वाला जो नॉलेज तो बहुत है इसका, लेकिन जो व्यवहारिक जो टेक्निकल ज्ञान होता है ना, जैसे किसी को मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम में वहां पर जो टेक्निकल थंबनेल वगैरह बनाने में जो काम करते हैं वो मेरे को ज्ञान नहीं है। इस सब्जेक्ट का ज्ञान है, इस टेक्निकल सब्जेक्ट का। तो मैं काम चलाता हूँ बस इसमें। जहां कोई और कोई जिसको ज्ञान होगा तो वो हो सकता है कि इस पूरी क्लास की पीपीटी को आधे घंटे में तैयार कर दे, लेकिन मेरे को तो 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी स्पीड इस पे बनती नहीं। लेकिन मैं करता इस वजह से हूँ, ये भी नहीं कि और किसी से कराऊंगा तो पैसा लगेगा। मैं इस वजह से करता हूँ कि मेरे को पता है कि बच्चों को समझाना है तो कड़ी दर कड़ी मैं उसको टास्क दे दूंगा, पास तो बैठ नहीं सकता और बता नहीं सकता कि उसको डायग्राम कैसे लगाना है, कैसा अब लगाना है और कैसा बाद में लगाना है, कौन सी लाइन पहले और कौन सी लाइन बाद में लिखनी है। तो इस वजह से सारा कुछ मैं तैयार करता हूँ। लेकिन आपको अब क्यों याद हो रहे हैं, मुद्दा ये था क्योंकि हम जो 8 से 10 मिनट वाले लिखने वाली मेहनत है उसको साइड में कर चुके, तो फिर अब पूरा फोकस वो 8 से 10 मिनट में आपको समझाने में लगाता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ, रुकता हूँ उस चीज पे ताकि बच्चों को लगे कि भैया यार ये तो आसान थी यार। और उसके पीछे कहीं ना कहीं मेरा तो रोल है ही है, आपका भी धैर्य, आपके पेशेंस की भी एक मतलब देनी पड़ेगी, मतलब क्या बोलते हैं उसे, दाग देनी पड़ेगी कि भाई आप भी रुकते हो, सुनते हो, ध्यानपूर्वक सुनते हो और कोशिश करते हो जहन में सेट करने की, तो कहीं ना कहीं आपका ही रोल है। और यही टास्क आपको करते रहना है, न सिर्फ इस टेक्निकल सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट हो। ये सब्जेक्ट की तो बात छोड़िए, लाइफ का भी कोई भी पढ़ा हो रुकिए। अगर ऐसा लगता है कि ये परिस्थिति मेरे लाइफ में बिल्कुल भी अपोजिट है, ठहर जाइए, समय को गुजरने दीजिए थोड़ा समय। आदमी को कभी कभार ऐसी परिस्थिति होती है और इतना गुस्सा आता है भयंकर कि वो क्या का क्या कर जाए, और वही वह कुछ क्षण के लिए रुक जाए, ठहर जाए, आंखें अपनी बंद कर ले और लंबे और गहरे सांस, पॉसिबल ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ मैं कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे रहा, बहुत मुश्किल होता है ऐसा, लेकिन अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो उस विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अपने आप ही सोल हो जाती है, वो निकल जाता है। क्योंकि प्रकृति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, प्रकृति अपने आप है, मतलब वो है, जाने देती है चीजों को, अपने आप होने देती है। तो यही आपको काम करना है इस सब्जेक्ट में, इस लाइफ में, चीजों को होने दीजिए, जस्ट होने दीजिए, आप ठहरे रहिए, आप रुके रहिए, डेफिनेटली वो आपके फेवर में आएगी, डेफिनेटली आपके हित में होगी, आप उसे बहुत इजीली हैंडल कर जाओगे। क्लियर है भाई? तो ये वाइंडिंग खत्म हो गई। अब बात करते हैं जी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा। अब से पहले जो पढ़ा है ना, 2 से 3 क्वेश्चन आपके तैयार है। अब कोई इकलौता क्वेश्चन कोई होल्ड करके बैठा है तो ये बैठा है कम्यूटेटर। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये कम्यूटेटर एसी में, डीसी मशीन में अलग, डीसी जनरेटर में अलग रोल करता है और डीसी मोटर में अलग रोल करता है, समझ रहे हो? तो ये इस वजह से खास हो जाता है। फिर इसमें हम कम्यूटेटर में यूज करते हैं, वो करते हैं जी किसका, कार्बन, मतलब आगे चलकर इसके ऊपर ब्रुश लगाएंगे, तो फिर वो कम्यूटेटर और आगे चलकर जो ब्रुश लगे होते हैं, फिर मिला जुला वहां से भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे। इस वजह से ये जो टॉपिक है अब जो मैं यहाँ करा रहा हूँ वो बहुत खास है, इन्हें ध्यानपूर्वक देखना है, और जितने पहले आपको इजी लगे थे उतने मैं इजी बना भी दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुमको। यहाँ 7 5 नंबर आगे सीधा 7 लिख रखे, बीच में से 6 गायब है, तुम मत सोचना कि कहाँ चला गया, हो सकता है वो इधर उधर हो गया हो, देख लेंगे हम। तो कम्यूटेटर जिसे हम क्या कहते हैं, दिग परिवर्तक, परिवर्तक परिवर्तन करने वाला है कम्यूटेटर, दिग परिवर्तक, हिंदी वाले नाम से पता लग जाता है कहीं ना कहीं चेंज लाएगा।
किसमें यहाँ चेंज का लाना ये नहीं है कि मैं मतलब कोई ड्रास्टिक चेंज हम इस जनरेशन में लेके आ रहे हैं। चेंज का मतलब है यहाँ जो सप्लाई है उसमें चेंज लाएगा। एसी है तो डीसी, डीसी है तो एसी में कहीं ना कहीं ये कुछ होता हुआ घटित नजर आएगा आपको। तो दिक् परिवर्तक आकार में वृत्ताकार होता है। अच्छा, दिक् परिवर्तक पहले तुम पहचानो कहाँ था, पहले इस पूरे डायग्राम को ही पहचान लो। ये कहाँ किसके अंदर था, ये उस पोल या आर्मेचर के अंदर चल रहा है। फ्रेम और पोल को तो हम छोड़ चुके, बाहर वाले अंदर वाले पार्ट में आए। तो ये पूरा अगर देखो तो ये आर्मेचर है, सामने की तरफ से दिखेंगे। जो ये डायग्राम आपको दिखाया था ना मैंने, जिसमें पार्ट पढ़ना स्टार्ट किए थे, वो ये देख लो, ये सामने वाला पार्ट है, ये सामने वाला पार्ट है। आपका वो ये क्या है, ये वो साफ्ट है, लेकिन वो सामने से दिखने से ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ ये कम्यूटेटर हो गए, ये फिर आपके आर्मेचर स्लॉट हो गई, इसके अंदर वाइंडिंग होगी। ये वो पार्ट है जो सामने से दिखाई देता है, आर्मेचर वाइंडिंग लिख रखा है ना, ये स्लॉट है जिसपे आपके कटे पड़े हैं। ये सामने से देखने से प्रतीत होता है, और एक्चुअल में कैसा प्रतीत होता है, एक्चुअल में आपके ऐसा प्रतीत होता है। ये है वो आर्मेचर, ये ऐसा प्रतीत होता है। इसी आर्मेचर में वाइंडिंग कर रखी होती है, और इसी आर्मेचर के आगे वाला पार्ट ये है आपका कम्यूटेटर। कम्यूटेटर में भी कहीं ना कहीं आपको स्लॉट दिखाई देंगे। कम्यूटेटर में भी आगे की तरफ से ना ये राइजर दिखाई देंगे, उभरे हुए भाग। इसी को, अच्छा, ये कम्यूटेटर ना ये इस शाफ्ट के साथ बेल्ट कर दिया जाता है। कम्यूटेटर शाफ्ट के साथ बेल्ट कर दिया जाता है, लेकिन इसके ऊपर जो ये ब्रुश है ना, इस ब्रुश के, ये ब्रुश है ना, ये रोटेटिंग होते हैं, ये इसके ऊपर घूमते रहे, स्लिप होते रहते हैं। स्लिप रिंग के द्वारा, स्प्लिट और स्लिप दो प्रकार की चीज हम पढ़ेंगे, ये इसके ऊपर घूमते रहते हैं। तो ये शाफ्ट है अंदर वाली, ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट के ऊपर ये कम्यूटेटर है। इस कम्यूटेटर को इस शाफ्ट के साथ बाइंडिंग के साथ बेल्ट करके, और क्योंकि कोई चीज है ना, बेल्ट क्यों करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई चीज आगे पीछे ना रह जाए, किसी की स्पीड स्लो फास्ट ना हो जाए, इस वजह से सारी चीजों को बेल्ट करके तैयार कर लिया जाता है। शाफ्ट के साथ ही घूमेंगे, बेरिंग वगैरह लगा के, और बाहर हम फिर एंड प्लेट के माध्यम से योक से निकाल देंगे। इसके ऊपर आपके क्या लगे होते हैं, ये ब्रुश लगे होते हैं। ये ब्रुशेज आपके घूमते रहते हैं, कार्बन ब्रुशेज होते हैं। कार्बन का प्रयोग इस वजह से करते हैं क्योंकि वो थोड़े से नुकसान है इसका कार्बन ब्रुश का कि घसते हैं तो इसका मतलब खुद घसते हैं, कम्यूटेटर को खराब नहीं करते हैं। कम्यूटेटर बचा के रखना है ना, कम्यूटेटर को बचा के रखना है, तो इसी को पढ़ रहे हैं हम। तो दिक् परिवर्तक आकार में वृत्ताकार होते हैं। वृत्ताकार क्यों होते हैं, क्योंकि शाफ्ट भी आपकी वृत्ताकार है, आर्मेचर भी वृत्ताकार है। तो शाफ्ट के चारों ओर लपेटना है, चारों ओर सेट करना है, तो वृत्ताकार ही बनेंगे। ठीक है, जो विद्युत चालक पदार्थ कौन सा, चांदी नहीं, चांदी नहीं, किसका फिर, कठोर कर्षित, हार्ड ड्रोन। पीछे हमने देख रहा था सुपर एनिमल्ड, कॉपर वायर का वाइंडिंग के तहत, यहां कठोर होता है। कठोर को क्या बोलते हैं, कर्षित, कठोर कर्षित तांबा। हार्ड ड्रोन, तांबे की मोटी पत्तियों को बेकेलाइट पर आधार बनाकर कस दिया जाता है। इसके अंदर क्या होगा, बेकेलाइट के अंदर फीचर्स है, बेकेलाइट के अंदर अपने फीचर्स है, और वो तुमको बताने ना पड़े। बेकेलाइट के अंदर फीचर्स क्या है बताना, चालक में आता है, कुचालक में आता है, हाँ सर कुचालक में आता है। तो क्यों सर कुचालक में इसको क्यों लिया है, क्योंकि ये जो यहाँ पर वाइंडिंग इसके साथ की जाएगी तो शाफ्ट में करंट ना जाए, तो अंदर क्या लेंगे, बेकेलाइट, और उसके ऊपर क्या, कठोर कर्षित तांबे की मोटी पत्तियों के साथ बेकेलाइट को बेस बनाकर उसके ऊपर कस दिए जाते हैं, और फिर उसको किसके ऊपर चढ़ा दिया जाएगा, शाफ्ट के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। समझ में आया। तो वाइंडिंग, सारा का सारी चीज इसमें किसकी बनी है आप बताओ, तांबे की बनी है। वाइंडिंग कर रहे हैं तो इनेमल्ड कॉपर वायर का यूज कर रहे हैं, तांबे के तार का, और कम्यूटेटर बना रहे हैं तो कठोर कर्षित तांबे का बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक चीज और बताओ, यहां पर ज्यादातर शेप कैसी नजर आई आपको, वल्याकार, बेलनाकार, ड्रम जैसी बेलनाकार। बाहर वाला बनाया वल्याकार का। पोल चलो ठीक है भाई, वो तो आपके ऐसे शेप में हो गए, मैग्नेटिक पोल को आगे शू के का। लेकिन आर्मेचर बीच में कैसा, वल्याकार, मतलब बेलनाकार, ड्रम जैसा। शाफ्ट भी कैसी, बेलनाकार। कम्यूटेटर भी कैसा, बेलनाकार। इवन दो कम्यूटेटर के ऊपर ब्रश लगाएंगे वो भी वृत्ताकार हो जाएंगे, ऊपर स्लिप स्लिप करनी है, वो भी वृत्ताकार या आयताकार शेप में आएंगे, ज्यादातर आयताकार शेप में होते हैं। तो पत्तियों के बीच में रिक्त स्थान, इन पत्तियों के बीच में रिक्त स्थान, उन रिक्त स्थान को टेपित खंड क्यों, क्योंकि टेप लगा देंगे, ट्रैप्ड सेगमेंट होते हैं। और इन सेगमेंट में विद्युत रोधी पदार्थ अबरक की लगभग 1 mm मोटाई भर दी जाती है। अबरक का फीचर्स बताओ, बहुत दिन हो गए तुमको, मैंने कहा था कि इंजीनियरिंग मटेरियल बहुत अच्छे से याद कर लेना। बताइए जरा अबरक के अंदर क्या फीचर है, तो एटलीस्ट आपको ये याद होने चाहिए।
लेकिन फिलहाल हम यहाँ अबरक की 1 mm की मोटाई किसके बीच में यूज कर रहे हैं, इन्हीं कम्यूटेटर के जो कर्षित कठोर कर्षित तांबा है उनके बीच में जो गैप है उनके बीच में कर रहे हैं 1 mm की। और मेनली हमारा यहाँ क्या टास्क है, हमारा टास्क है जी क्या, शॉर्ट सर्किट से बचाना। किससे, शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं कम्यूटेटर के अंदर ही कठोर कर्षित तांबे है वो किससे जुड़ा गया, आर्मेचर बाइंडिंग से। आर्मेचर बाइंडिंग से धारा आएगी तो फिर ये आपस में बन गए तो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। तो शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए हम अबरक की 1 mm की मोटी बीच में यूज करते हैं, इनके बीच में, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि टेप सी लगा दी जाती है। फिर कहता है कि कम्यूटेटर को आर्मेचर शाफ्ट पे स्थापित किया जाता है, इसकी पत्तियों के सिरों पर आर्मेचर बाइंडिंग के सिरे सोल्डर कर दिए जाते हैं। आर्मेचर बाइंडिंग को अच्छा एक चीज और नोटिस करने वाली है यहाँ, जितनी आर्मेचर बाइंडिंग के चालक होंगे उतनी ही पत्तियां बनानी पड़ेगी। नॉर्मल सी बात है ये तो, यही पेपर में उठ के भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि कम्यूटेटर के आर्मेचर शाफ्ट पर स्थापित किया जाता है और इसकी पत्तियों, जो आगे की पत्तियां हैं, जो उभरे हुए भाग है ना, एक साइड उभरे हुए भाग होते हैं जिसे राइजर कहते हैं, जो अगले पेज पे आप देखोगे, बस उनको किसके साथ, सिरों को आर्मेचर बाइंडिंग के सिरों के साथ सोल्डर कर दिए जाते हैं। तो जितने आर्मेचर बाइंडिंग के चालक तार होंगे उतनी ही आपकी ये कम्यूटेटर की पत्तियां होंगी। दिग परिवर्तक यानी कि कम्यूटेटर में तांबे के खंड वी आकार के बनाए जाते हैं, वी शेप में बनाए जाते हैं। वी शेप में क्यों बनाए जाते हैं, इसका कारण यहाँ लिख रखा है, लेकिन मैं तुमको समझाता हूँ। 2 प्रकार के बल होते हैं। जैसे एक वॉशिंग मशीन जब चलाते हैं तब आपको पता है ना, अपकेंद्रीय बल लगता है, अपकेंद्रीय ऊपर की तरफ। जैसे अपकेंद्रीय बल आपने देखा होगा, जो मोत वाला कुआ होता है उसे अपकेंद्रीय बल के कारण ही बाइक ऐसे ऊपर की तरफ आता है, अपकेंद्रीय बल। अप मतलब ऊपर की तरफ, अभी मतलब अंदर की तरफ। तो अपकेंद्रीय बल लगेगा, अपकेंद्रीय बल लगेगा तो हम चाहते हैं कि जो ये पत्तियां हैं वो आपकी फैले ना। तो इनकी शेप कैसी बनाई जाती है, वी शेप में। मतलब अपकेंद्रीय बल तो साइड में से, मतलब कोई भी फोर्स निकलेगा तो इस वी शेप में इधर से और इधर से साइड में से होकर निकल जाए। और यही हमने उल्टे बना दिया, ए आकार की बनाई तो अपकेंद्रीय बल इन पत्तियों से टकराएगा तो इन्हें फैलाने की कोशिश करेगा। तो दिग परिवर्तक में तांबे के खंड वी आकार के, ये जो तांबे के खंड है ना, ये किस आकार के बनाए जाते हैं, वी आकार के। ऐसे ऐसे होते हैं ये तांबे के खंड, ऊपर से नीचे की तरफ बंद होते जाते हैं ऊपर से, और इन्हीं के बीच में क्या बना जाता है, माइका की 1 mm मोटाई भरी जाती है, शॉर्ट सर्किट। मतलब ऐसे नजर आएंगे ये, ऐसे ऊपर की तरफ से थोड़े खुले और नीचे की तरफ लाल मार्क, ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे नजर आएंगे ये, ऊपर से नीचे की तरफ वी आकार के। और वी आकार के बनाने का कारण क्या बताया है, ताकि मशीन आर्मेचर के घूमने पर उत्पन्न अपकेंद्रीय बल के कारण ये खंड से बाहर न निकले, ये खंड से बाहर ना निकले। समझ में आ गया, कौन ना निकले, अंदर जो हमने पत्तियां जो बनाई है वो खंड से बाहर ना निकले, तांबे के खंड बाहर से ना निकले। कुल मिला के हमें इतना क्या करना है, हमसे पूछा जाएगा कि तांबे के खंड किस आकार के बनाए जाते हैं, वी आकार के। क्यों बनाए जाते हैं, ताकि अपकेंद्रीय बल के कारण जो ये खंड है वो बाहर ना निकले, बस काट के बनाई जाती है ऐसे। स्लोट है ना, ये वी आकार के बनाए जाते हैं। कोई समस्या इसमें। तो दिग परिवर्तक क्या है, वृत्ताकार शेप का होता है, शाफ्ट के ऊपर लगाया जाता है, कठोर कर से तांबे से बनाया जाता है। इनके बीच में जो खाली है ना, रिक्त स्थान है, टेपित खंड है, उसमें माइका की 1 mm मोटाई भर दी जाती है शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। फिर बताया कि भाई ये तो कहीं ना कहीं आपके जितने भी आर्मेचर जो चालक तार है उनको किसके साथ, इन्हीं कम्यूटेटर की पत्तियों के साथ वेल्ड कर दिया जाता है, फिर शाफ्ट पे लगा के सेट कर देंगे। अच्छा, ये किसके ऊपर, ये बेकालाइट को आधार बना के उसके ऊपर कस के फिर शाफ्ट के ऊपर लगाए जाते हैं, और वी आकार के बनाए जाते हैं ताकि आप केंद्रीय बल के कारण ये आपके बाहर ना निकले। कम्यूटेटर खंडों की संख्या आर्मेचर कुंडली की संख्या के बराबर होती है। ये बात पीछे ही प्रूफ हो गई, क्योंकि जितनी आर्मेचर कुंडली, जितने आर्मेचर चालक तार है उतने ही आपकी कठोर कर्षित तांबे की पत्तियां हैं, उनके साथ हमने इसको बेल्ट किया था। दिग परिवर्तक कम्यूटेटर खंडों का पिछला भाग अपेक्षाकृत उभरा हुआ होता है, ये पिछला भाग देख लो अपेक्षाकृत उभरा हुआ है, जिस पर आर्मेचर बाइंडिंग जुड़ी होती है। आर्मेचर बाइंडिंग जोड़ते हैं बेल्ट करके, जितनी आर्मेचर बाइंडिंग है उतने ही आपकी ये उभरे हुए भाग, तांबे की जो उभरे हुए भाग है, इन्हीं उभरे हुए भागों को हम राइजर या लग कहते हैं, राइजर या लग कहते हैं। पेपर में पूछा जाता है कम्यूटेटर के उभरे हुए भाग जो आपके आर्मेचर बाइंडिंग के साथ कनेक्ट किए जाते हैं, बेल्ट किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम राइजर या लग, राइजर मतलब उभरना, लग राइजर या लग कहा जाता है। तो जितने आपके आर्मेचर बाइंडिंग के
जो चालक है उतनी ही आपकी कम्यूटेटर की जो कठोर कर्षित तांबे की पतली मोटी मोटी आपकी पत्तियां नजर आएगी जो बेक्योलाइट पर कसकर हमने बनाई है। और इनका काम क्या है? इनका काम मेनली, अच्छा इनके बीच में क्या भरा जाता है? माइका, एक अमंग, शॉर्ट सर्किट ना हो। और मेनली देखा जाए तो अब आगे पता लगेगा कि कम्यूटेटर का कार्य क्या है, लेकिन हमें पता लग गया कि ये वी आकार के शेप में बनाई जाती है ताकि अपकेंद्रीय बल के कारण ये बाहर ना निकले। कम्यूटेटर के कार्य, डीसी जनरेटर में अलग कार्य, डीसी मोटर में अलग कार्य। बहुत ध्यानपूर्वक देखना, समझना इस कॉन्सेप्ट को। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर में अलग अलग काम हो गए। एक तो बाहर से अंदर भेजेगा और एक अंदर से बाहर भेजेगा। डीसी जनरेटर में देखो, आर्मेचर में उत्पन्न एसी, क्योंकि मैंने क्या कहा था, चाहे आपका अल्टरनेटर हो चाहे आपका डीसी जनरेटर हो, बनाएगा तो एसी, बनेगी तो एसी ना। उस एसी को बाद में डीसी जनरेटर में बदली जाती है कम्यूटेटर के माध्यम से। तो आर्मेचर में प्रेरण विधि के द्वारा जो एसी उत्पन्न हुई है, एसी को बाहरी परिपथ में डीसी में बदला जाता है। उस एसी को किस में? डीसी में बदलेगा कौन? कम्यूटेटर। सुन लीजिए, डीसी जनरेटर में हम आउटपुट के, जनरेटर क्या है? जनरेटर एक यंत्र है, यांत्रिक ऊर्जा देंगे, यंत्र घूमेगा यांत्रिक ऊर्जा के माध्यम से और आपकी बनाएगा, क्या बनाएगा? आपकी डीसी बनाएगा। लेकिन सच्चाई तो ये तो बनाता है प्रेरण विधि के द्वारा एसी है, हमें चाहिए डीसी, तो उस एसी को बदला जाएगा। कौन बदलेगा? कम्यूटेटर बदलेगा। तो आर्मेचर में उत्पन्न एसी को बाहरी पथ में डीसी में बदला जाता है, बाहर जब जाएगी डीसी होके जाएगी। तो ये डीसी एसी डीसी में कैसे बदले गई? ये काम कौन करता है? रिएक्टिफायर करता है। कम्यूटेटर पूर्ण तरंग, फुल वेव दृष्टकारी, दृष्टकारी मतलब रेक्टिफाई की तरह कार्य करता है। इसे कम्यूटेटर का यांत्रिक दृष्टकारी, इसे कम्यूटेटर, इसे मतलब कम्यूटेटर, इस कम्यूटेटर को यांत्रिक दृष्टकारी भी कहा जाता है। यही पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि हमने यहां, चाहे अल्टरनेटर होता है तो एसी बनाता है, डीसी जनरेटर है तो थोड़ा लगा कि भी यार ये डीसी बनाएगा, एक्चुअल में बनती तो एसी है। आर्मेचर, बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड लाइनों को आर्मेचर ने काटा, आर्मेचर में एक आपकी प्रेरित विद्युत वाहक बल हुआ, शाफ्ट के साथ आर्मेचर घूमा, प्रेरित विद्युत वाहक बल के बाद धारा बन के तैयार हो गई प्रेरण के द्वारा विद्युत वाहक बल। लेकिन वो विद्युत वाहक बल बना क्या? एसी। उस एसी को बाहर जब कम्यूटेटर में, है ना, लीड के माध्यम से बरस ऊपर है, बाहर जब देखा तो डीसी आई है। तो वो एसी डीसी में बदली कैसे? दिग परिवर्तक, परिवर्तन करने वाला कम्यूटेटर ने उस एसी को डीसी में बदल दिया। तो इसी वजह से इस कम्यूटेटर को हम पूर्ण तरंग दृष्टकारी, फुल वेव रिएक्टिफायर, रिएक्टिफायर के नाम से जानते हैं। कम्यूटेटर को हम क्या नाम से? यांत्रिक दृष्टकारी, यंत्र में प्रयोग होने वाला, यांत्रिक मतलब अंदरूनी घूम रहा है, कोई भी चीज जहां पर घूमने वाली कोई चीज हो वो यांत्रिक पे आता है। जैसे जनरेटर, यंत्र घूमता है तो बनाता है, डीसी जनरेटर डीसी बनाता है, अल्टरनेटर एसी बनाता है। तो यंत्र यांत्रिक दृष्टकारी के नाम से भी जानते हैं। कम्यूटेटर से प्राप्त डीसी प्योर फॉर्म ऑफ डीसी नहीं होती, पल्सेटिंग डीसी होती है। पल्सेटिंग मतलब कहीं ना कहीं, मतलब प्योर पल्सेटिंग डीसी, डीसी मैंने बताया था ना आपको, एसी थ्योरी नामक चैप्टर में, डीसी थ्योरी नामक चैप्टर में एसी और डीसी की कंपैरिजन कर रहा था, 3-4 वेव बताई थी। साइन साइन एसी में कौन कौन सी? साइन वेव, स्क्वायर वेव, सातुत वेव और ट्रायंगुलर वेव, याद होगा तुमको। डीसी में बताया था मैंने शुद्ध डीसी और पल्सेटिंग डीसी। शुद्ध डीसी बिल्कुल शुद्ध, शुद्ध डीसी, और पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डी, ये पल्सेटिंग डीसी है। लगेगा आपको कि भी ये एसी है, लेकिन एसी तो तब होती है ना जब एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाती है। तो एक ही क्वाड्रेंट में, एक ही क्वाड्रेंट में तो डीसी होती है, लेकिन ये प्योर फॉर्म ऑफ डीसी तो नहीं है। ये आपकी कौन सी है? ये आपकी पल्सेटिंग डीसी है। और वहां पर मैंने कहा था कि कम्यूटेटर से प्राप्त डीसी पल्सेटिंग डीसी होती है, वो सामने पड़ा है आपके। कम्यूटेटर से प्राप्त डीसी आपकी कौन सी होती है? पल्सेटिंग डीसी होती है। कम्यूटेटर का नाम यहाँ क्या है? पूर्ण तरंग दृष्टकारी, फुल वेव रिएक्टिफायर, या कम्यूटेटर से प्राप्त डीसी आपकी पल्सेटिंग डीसी होती है। तो कम्यूटेटर से डीसी पल्सेटिंग डीसी होती है। कम्यूटेटर से शुद्ध डीसी अगर प्राप्त करनी हो तो आर्मेचर में चालकों की संख्या बढ़ा दो। आर्मेचर में चालक जितने ज्यादा चालक होंगे, आपकी डीसी है ना वो छन छन के ऑलरेडी आएगी, और फिर उस एसी को हम किस में बदल देंगे? डीसी में बदल देंगे। समझ में आ गया? तो बताइए कम्यूटेटर का कार्य क्या है? कम्यूटेटर का कार्य हमें पता लगा, डीसी जनरेटर, जनरेटर मतलब यंत्र, यंत्र में बनेगी तो एसी, प्रेरण विधि के द्वारा विद्युत वाहक बल के द्वारा एसी बनेगी, उस एसी को बाहर डीसी प्रोवाइड करवाई जाएगी। अंदर से बाहर दे रहे हैं, ये भी आगे पॉइंट लिखा हुआ मिलेगा। इसमें पता लगा हम अंदर से बाहर दे रहे हैं, एक में अभी थोड़ी देर में पता लगेगा क्योंकि बाहर से अंदर भी लेके आ रहे हैं। तो पता लगा कि इस एसी को डीसी में बदला है, तो इस वजह से कम्यूटेटर यहाँ
पूर्ण तरंग, फुल वेव क्योंकि साइनोसॉइडल फुल वेव में चलती है। फुल तरंग दृष्टकारी, दृष्टकारी मतलब बदलने वाला, फुल वेव रिएक्टिफायर शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं। यहां पर क्या है, फुल वेव रिएक्टिफायर की तरह काम कर रहे हैं। फुल कैसे काम कर रहे हैं मेरे भाई, फुल वेव रिएक्टिफायर की तरह काम कर रहा है। इस वजह से ही कम्यूटेटर को यांत्रिक दृष्टकारी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर पल्सेटिंग डीसी आती है, प्योर डीसी नहीं आती, लेकिन उसे बदलने के लिए हमें आर्मेचर की संख्या, आर्मेचर में चालकों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। अब डीसी मोटर में देखो, डीसी मोटर में कम्यूटेटर मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह काम करता है। इन्वर्टर घरों में सुना सुना है नाम है, घरों में इन्वर्टर ही तो होता है। घरों में क्या आती है, एसी। घरों में क्या आती है, एसी आती है। जब सप्लाई चल रही होती है तो वही एसी हम इन्वर्टर के द्वारा डीसी में बदल करके बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। कर लेते हैं कि नहीं कर लेते, क्योंकि एसी को तो स्टोर ही नहीं कर सकते, डीसी को स्टोर कर लेते हैं। जैसे ही मेन सप्लाई फेल हो जाती है, वही जो बैटरी में, लेड एसिड बैटरी में जो डीसी स्टोर है, उस डीसी को इन्वर्टर के द्वारा वापस फिर से एसी में बदला जाता है। इन्वर्टर दोनों काम कर रहे हैं, पलट रहा है, स्विचर की तरह काम कर रहा है। जीरो को वन, वन को जीरो, नोट गेट करता है ना, वैसे ही काम कर रहा है। एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदल रहे हैं। लेकिन डीसी को एसी को डीसी में बदलने वाला तो ऊपर ही पढ़ लिया हमने, डीसी एसी को डीसी में बदलने वाला। यहाँ इन्वर्टर हम कैसे शो करेंगे, डीसी मोटर में हम शो करेंगे कि वो आपका डीसी को एसी में बदल दे। तो डीसी मोटर में कम्यूटेटर मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह काम करता है। डीसी मोटर में कम्यूटेटर डीसी को एसी में बदलता है। डीसी जनरेटर में अंदर एसी बनी, उस एसी को हमने डीसी में बदला। और यहाँ डीसी मोटर में अंदर कम्यूटेटर, अंदर तो बनेगा नहीं, थोड़ी देर में पता लगेगा, बाहर से लेके आएंगे। लेकिन वो कम्यूटेटर ना बाहर वाली जो एसी आएगी उस एसी को किस में बदल देगा, सॉरी, बाहर से जो डीसी आएगी उस डीसी को एसी में बदलता है, जिससे आर्मेचर पर एक दिशा में टॉर्क उत्पन्न होता है। ये डीसी जनरेटर है ना, ये तो अंदर जो बनी है, अंदर जो एसी बनी है उसको बाहर डीसी में बदल के प्रोवाइड करवाता है। फुल वेव रिएक्टिफायर की तरह काम करता है, दृष्टकारी कम्यूटेटर कहलाता है। लेकिन जब हम डीसी मोटर के अंदर पढ़ेंगे, मोटर के अंदर तो हम देखते ही क्या है, मोटर तो खुद विद्युत से चलती है। मोटर किससे चलती है, विद्युत सप्लाई से चलती है। और डीसी मोटर किससे चलेगी, डीसी विद्युत सप्लाई से चलेगी, चलेगी नहीं चलेगी। आर्मेचर किस में घूमेगा, आर्मेचर तो एसी पे घूमेगा, आर्मेचर घूमता ही एसी पे मेरे भाई। आर्मेचर बनाता भी एसी और आर्मेचर घूमेगा, आर्मेचर एसी, ए से आर्मेचर, आर्म। तो यहां पे भी आर्मेचर ने क्या बनाई, एसी बनाई, उस एसी को डीसी में बदल के बाहर दे दिया। विद्युत मोटर है, डीसी मोटर है, मोटर तो खुद विद्युत से चलती है, ये सप्लाई लेती है। घरों में क्या है, घरों में जो भी है, लेकिन ये कौन सी मोटर है, डीसी मोटर है, तो डीसी पे चलेगा। जबकि आर्मेचर को घूमने के लिए क्या चाहिए, आर्मेचर को घूमने के लिए एसी चाहिए। तो वो कम्यूटेटर बाहर की जो कौन सी है, डीसी मोटर डीसी दे रही है, उस डीसी को एसी में बदलता है और एसी में बदल के आर्मेचर को दे देता है। यही बात लिख रखी है, डीसी मोटर में कम्यूटेटर डीसी को एसी में बदलता है। वो किसको देगा, आर्मेचर पर एक, ताकि आर्मेचर साफ्ट घूमे, आर्मेचर एक ही दिशा में टॉर्क उत्पन्न कर पाए। ऐसी एक ही दिशा में टॉर्क, एक पर्टिकुलर है ना, जो चलता है ना, जो आप पढ़ोगे फेज अंतराल होता है सामने की तरफ 180 का, उसी एक ही दिशा में टॉर्क उत्पन्न हो। मोटा मोटा तुमको क्या समझ में आया, डीसी जनरेटर में यंत्र है तो बनाएगा, बनती एसी है, उस एसी को डीसी में बदलेगा, बदल रहा है तो रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। और इसी वजह से कम्यूटेटर को दृष्टकारी रेक्टिफायर कहते हैं। डीसी मोटर, मोटर है मोटर है डीसी, डीसी सप्लाई होगी इसमें, लेकिन आर्मेचर तो एसी पे चलता है, तो उस डीसी को एसी में बदला जाता है। और इसी वजह से डीसी मोटर में कम्यूटेटर आपका इन्वर्टर की तरह काम करता है, क्योंकि इन्वर्टर का काम ही क्या होता है, एसी को डीसी और डीसी को एसी में बदलना। समझ में आ गया, मैकेनिकल इन्वर्टर। और इन्वर्टर बोलता तो सिर्फ एसी को डीसी और डीसी को एसी में बदलता है। जबकि मैकेनिकल इन्वर्टर होता है ना, मैकेनिकल इन्वर्टर, वो सिर्फ और सिर्फ डीसी को एसी में बदलता है। मैकेनिकल इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में, डीसी को क्या करता है, डीसी। मैकेनिकल इन्वर्टर बोलता तो तुम क्या कहते, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में। लेकिन मैकेनिकल इन्वर्टर है तो डीसी को एसी में बदलता है। ठीक है, अब समझ में आ गया, काम समझ में आ गए। इसी बात को एक बार फिर से लिखा है, लेकिन अब थोड़ा सा अलग तरीके से। इसलिए कम्यूटेटर एक विद्युत घूर्णने वाली युक्ति है, जो स्थायी कार्बन बुर्श, उसके ऊपर स्थायी कार्बन, ये तो घूमता है खुद तो, शाफ्ट के साथ ही घूमता है, लेकिन इसके ऊपर है ना
स्थायी कार्बन पुरुष लगे होते हैं। कहाँ चला गया? ये देखो, ये स्थायी कार्बन पुरुष लगे होते हैं, ठीक है। ये डायग्राम राइजर हो गए, ये इंसुलेटेड कॉपर सेगमेंट हो गए, ये एंड प्लेट है जो बाहर की तरफ होती है, ठीक है। यहां पर आ जाते हैं हम। जो स्थायी कार्बन पुरुषों द्वारा से धारा संग्रहण, करंट को रिकोलेक्ट करते हैं, लोकेशन कोलेक्शन का कार्य करते हैं। अब ये बात तुमको नहीं समझ में आई कि भाई ये घूर्णित युक्ति है, ठीक है, इसके ऊपर फिक्स कार्बन बुर्स लगे हैं, लेकिन ये क्या है कि भाई ये धारा संग्रहण का कार्य करते हैं। क्या मतलब है इसका? अब समझिए, जनरेटर में आर्मेचर जनरेटर, डीसी जनरेटर था, में आर्मेचर, आर्मेचर मतलब अंदर वाला, से बाह्य परिपथ को, अंदर कौन सी बनेगी आर्मेचर के अंदर? एसी। और उस एसी को बाह्य परिपथ में क्या देंगे? डीसी। क्या देंगे? डीसी। ये पीछे पढ़ के आए हैं, लेकिन उस वाली को चीज को थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज किया और धारा संग्रहण के तौर पर बताया जा रहा है। समझ लीजिए इस बात को, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है कुछ भी। देखो आप, जनरेटर मतलब डीसी जनरेटर में आर्मेचर से, आर्मेचर मतलब अंदर वाला, बनाएगा प्रेरण विधि के द्वारा एसी, बाह्य परिपथ डीसी, एसी को डीसी में बदल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपका कम्यूटेटर फुल वेव रिएक्टिफायर है, पूर्ण तरंग दृष्ट कार्य की तरह व्यवहार करता है, धारा प्रदान करता है। और मोटर, मोटर कौन सी? डीसी मोटर। डीसी मोटर मतलब डीसी सप्लाई दी जाएगी, उस डीसी को किस में बदला जाएगा? एसी में। मोटर में बाह्य परिपथ में जो डीसी है, उस डीसी को आर्मेचर में, आर्मेचर की तरफ क्या दी जाएगी? एसी दी जाएगी, ताकि आर्मेचर एक निश्चित दिशा में टॉर्क उत्पन्न कर पाए। तो क्या कहा? मोटर में बाह्य परिपथ से, बाह्य परिपथ में डीसी मोटर में डीसी सप्लाई देंगे, से आर्मेचर, आर्मेचर तब घूमेगा जब उस पे एसी आएगी, एसी को, आर्मेचर को धारा प्रदान, आर्मेचर को धारा कौन सी प्रदान की जाएगी? एसी। अब तुम एक बात बताओ कि भाई एक्चुअल में कन्वर्जन वाला तो हमने पीछे देखा, फुल वेव रेक्टिफायर और मैकेनिकल इन्वर्टर के तौर पर तो पीछे देख लिया। यहां क्या काम है इसका? इसका काम है धारा को इधर से उधर करना। छोड़ दो इस बात को, यहां ये तो मैंने खुद अब लिखे हैं, लिखने से पहले यहां क्या पॉइंट था कि बाहर आर्मेचर से बाहर दे रहा है और मोटर में बाहर से अंदर दे रहा है। कहीं धारा का नाम का तो जिक्र नहीं है ना, डीसी और एसी का कहीं जिक्र नहीं है, वो तो मैंने अब लिखे हैं, ये लिखे थे मैंने अब। इसका मतलब कहीं ना कहीं धारा को इधर उधर कर रहा है, यानी कि धारा संग्रहण, करंट क्या, कोलेक्शन का कार्य कर रहा है। तो कम्यूटेटर का दो काम आपको ध्यान रखना है, जनरेटर में बदलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अंदर जो अल्टरनेटर ने एसी बनाई है उसको डीसी में बदल के बाहर दे देगा, मोटर में बाहर की डीसी को अंदर आर्मेचर पे एसी बना के दे देगा, एसी मैकेनिकल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। लेकिन ये तो बदलने वाली चीज को हम आज समझ पा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में करंट को बाहर से अंदर नहीं कर रहा। और यही इसका एक काम है कि ये एक घूर्णित युक्ति है जिसके ऊपर फिक्स स्थायी कार्बन ब्रुश होते हैं जो धारा संग्रहण, करंट रिलोकेशन का काम करते हैं, करंट को बाहर से अंदर, अंदर से बाहर करते हैं। ध्यान रखेंगे, जनरेटर के अंदर अंदर से बाहर भेजेंगे, एसी को डीसी बना के भेजेंगे, दोनों पॉइंटों को एक ही लाइन में खत्म। जनरेटर में, डीसी जनरेटर में, जनरेटर यंत्र, यंत्र है तो बनाया है, एसी बनाया है, उस एसी को डीसी बना के बाहर भेज देंगे। मोटर में, मोटर तो खुद विद्युत सप्लाई से चलती है, तो बाहर डीसी मोटर है तो डीसी मिली होगी, तो डीसी को बाहर से अंदर आर्मेचर में एसी बना के भेजेगा। कम्यूटेटर धारा रूपांतरण का कार्य भी करते हैं, ऊपर पढ़ लिया हमने, पीछे पढ़ के आए हैं। जैसे जनरेटर में प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करते हैं, जबकि मोटर में दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करते हैं। मशीन के संतोषजनक, मशीन कब प्रॉपर तरीके से काम करेगी? संतोषजनक कंप्यूटेशन के लिए, प्रॉपर तरीके से कम्यूटेशन के लिए यह आवश्यक है कि उसमें प्रयोग होने वाले ब्रुश, कम्यूटेटर में कम्यूटेशन मतलब प्रॉपर तरीके से हो, तो भी आपकी आउटपुट इतनी अच्छे से नहीं आती। क्यों? क्योंकि प्रयोग होने वाले ब्रश का ग्रेड उच्च व नियत स्तर का होना चाहिए। इसी वजह से हम आगे चल के पढ़ेंगे कि ब्रश भी उतना ही रोल प्ले करता है जितना कम्यूटेटर। भाई कम्यूटेटर ने तो अपना काम कर दिया एसी को डीसी में, जैसे मान के चलो प्रोडक्शन तो अपनी कंपनी में बहुत होगी, सप्लायर ही नहीं है अच्छे। मैं यहाँ कितना ही अच्छा पढ़ा लूं और तुम अपने इस YouTube चैनल को, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ना पहुंचाओ तो क्या फायदा है? YouTube का एक अपना एल्गोरिथम है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। मेरे को थोड़ा, मैंने पहले बता दिया, टेक्निकल ज्ञान कम है तो टैग वगैरह इतने अच्छे से लगाने नहीं आते। मैं तो वही वीडियो को उठा के अगली में पेस्ट कर देता हूँ। तुम तो एक रोल प्ले कर दो ना, मैं इतनी अच्छी अच्छी प्रोडक्शन, इतना अच्छा अच्छा तुमको पढ़ा रहा हूँ,
तुम्हारा भी तो दायित्व तो बनता है कि तुम इस वीडियो को, इस चैनल को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो या फिर उनके साथ जरूर शेयर करो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कम्यूटेटर कितने ही अच्छे कन्वर्जन कर दे, उस एसी को कितने ही अच्छे से हमने आर्मेचर में चालकों की संख्या बढ़ा के प्योर फॉर्म ऑफ डीसी ले लेनी है, एसी को पूर्णतः डीसी में बदल देना है, लेकिन जो ब्रश बाहर ऊपर कार्बन ब्रश लगे हैं वो ही अच्छे से सप्लाई ना करे तो किस काम का। यही बात अलग बोली है कि मशीन के संतोषजनक कम्यूटेशन के लिए आवश्यक है कि उसमें प्रयोग होने वाले ब्रश की ग्रेड उच्च व नियत आकार की होनी चाहिए। डीसी मशीन में कम्यूटेटर सतह की सफाई के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये पेपर में पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी ध्यान रख लेना, हम कम्यूटेटर की सप्लाई के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। बोलो भाई, क्या तुमको अच्छे से समझ में आया? अभी तक खत्म नहीं हुआ, एक बार फिर से यहाँ बताए। कम्यूटेटर तुमको समझ में अच्छा अच्छे से आ गया होगा। क्या है, सबसे पहले हम बेकेलाइट लेंगे, उसमें कठोर कर्षित तांबे की, है ना, सेट कर लेंगे, शाफ्ट के ऊपर लगा देंगे, बीच में जो गैप है उसमें माइका 1 mm की भर देंगे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। वी आकार के हम इसमें खांचे बनाएंगे ताकि अपकेंद्रीय बल के कारण वो बाहर ना निकले। ये हमने पढ़ा। कार्य के तौर पर और तो कोई चीज ही नहीं थी इसमें, मेरे ख्याल से तो कोई चीज नहीं थी, यही मेन पॉइंट थे। वी आकार के बना के सेट कर देंगे। कार्य के तौर पर जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने पाया कि भाई ये डीसी जनरेटर डीसी मोटर में अलग अलग, जनरेटर में बनेगी एसी, उसको डीसी में तो रिएक्टिफायर की तरह काम करेगा, पूर्ण तरंग दृष्टकारी, फुल वेव रिएक्टिफायर। जबकि इसमें ये मैकेनिकल इन्वर्टर उस बाहर वाली डीसी को एसी में बदलेगा। ठीक है, और जो ऊपरी हुए भाग है, अच्छा एक चीज ध्यान रखेंगे, जितने चालक तार है आर्मेचर वाले उतने ही आपकी ये कठोर कर्षित तांबे की पत्तियां होगी ताकि हम दोनों को बेल्ट कर पाए, और जो उभरे हुए भाग उन्हें राइजर कहते हैं, वही आपकी आर्मेचर के साथ जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, अब यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि भाई इनके ऊपर लगाए जाते हैं ब्रश, और मैंने फिर सारों को, वो छठा पॉइंट कहाँ चला गया, वो यही खपत हो गया। 5 के बाद वो छठा था, यहां देखो छठा और 7 में इकट्ठा पॉइंट आ गया इधर। सॉरी भाई, 5 हम कर रहे थे, 5 कौन सा था, दृष्टकारी, तो ये ब्रश, ब्रश में यहाँ 6 और 7 दोनों इकट्ठे हैं। कर दूं सेट एक बार, निपुणता होनी बहुत जरूरी है। ये लीजिए ब्रश, ब्रश होल्डर और ब्रश लीड। ठीक है, पढ़ते हैं, बहुत आसान है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है। कम्यूटेटर तथा बाह्य परिपथ के मध्य संबंध। अब कम्यूटेटर तो अंदर आर्मेचर के ऊपर, आर्मेचर के साथ जुड़ा हुआ है और शाफ्ट के ऊपर फिक्स है। बाह्य परिपथ से कैसे जुड़ेगा, इन्हीं की सहायता से जुड़ेगा। कम्यूटेटर दिग परिवर्तक तथा बाह्य परिपथ के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए ब्रश का प्रयोग किया जाता है। ये कम्यूटेटर था, अंदर ही शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है, ये ब्रश है, ये ब्रश आपके बाहर लेके जाएंगे। ठीक है, कम्यूटेटर और ये ब्रश है, ये देख लीजिए, ये ब्रश है, ये वाला इसे ना, ये ब्रश है, और इनके ऊपर ये ऐसे स्प्रिंग का थोड़ा सा मैकेनिकल फोर्स बनाया जाता है और ये ऐसे बाहर की तरफ कनेक्ट किए जाते हैं। एक एक चीजों को समझना है अपने को। जनरेटर में ब्रश आर्मेचर से, पढ़ के ही आए हम, जनरेटर में, जनरेटर में ब्रश आर्मेचर से बाह्य परिपथ को धारा, डीसी जनरेटर में आर्मेचर से जो एसी बनी है उस एसी को डीसी में बदल के बाह्य परिपथ, बाह्य परिपथ को धारा प्रदान करता है, जबकि डीसी मोटर में बाहर की डीसी विद्युत को एसी में बदलकर आर्मेचर को प्रदान करता है, बाह्य परिपथ से आर्मेचर को धारा प्रदान करता है। ब्रश का मुख्य कार्य क्या काम है, कम्यूटेटर के साथ फिसलता व संपर्क स्थापित करना है। हमने देखा कि भाई ये जो कम्यूटेटर था ये तो हमने फिक्स कर दिया था, कम्यूटेटर को कठोर कर्षित तांबे को बेकेलाइट का बेस बनाया, बना के उसके ऊपर पत्तियां लगाई, बीच में माइका की सीट बनाई और फिर इस शाफ्ट के ऊपर हमने फिक्स कर दिया, मतलब मैकेनिकली फिक्स कर दिया, फिजिकली बोल दो चाहे, शाफ्ट जिस स्पीड से घूमेगी उसी स्पीड से आपका कम्यूटेटर घूमेगा, कोई आगे पीछे ना हो। इस साइड हमने राइजर उभरे हुए भाग को अंदर वाले समांतर पथों की संख्या
जो आपके जो चालक है उनके साथ हमने इसको वाइंड कर दिया, मतलब परमानेंट जोड़ लगा दिया। अब ये तो घूम रहा है, अब इसके ऊपर हम जो ब्रुश है वो फिसलन वाले लगाएंगे। अब ये घूमते रहे बाहर वाले, तो बाहर वाले में तो जो हमने वायर और जो स्प्रिंग है वो तो साथ ही साथ घूमेगा, तो फिर वो तो टूट जाएंगे, तो ऊपर फिसलने वाले हों। तो यही बात यहां बोल रखी है कि जो ब्रुश का जो काम है वो क्या है, बोलता है कि जन ब्रश का मुख्य कार्य कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करना। ब्रश आयताकार या यहां आयताकार या वर्गाकार होते हैं, मेनली हम आयताकार का लिखते हैं, तो आयताकार होता है। इसे आयताकार पीतल के दोनों ओर खुले बॉक्स के ऊपर लगा दिया जाता है। या आयताकार पीतल का बॉक्स मतलब जो अंदर वो जो बना हो, बाहर का बना हुआ है, जो पीतल के बनाए थे हमने, किसका, कठोर कर्षित तांबे का जो बनाया था, किसका, कम्यूटेटर बनाया था, उसके खुले बॉक्स के ऊपर लगा दिया जाता है। ठीक है, कम्यूटेटर का ब्रश का दबाव बनाए रखने के लिए, अब पता लगेगा फिसलता हुआ हमें संपर्क स्थापित करना है कम्यूटेटर के ऊपर। अच्छा, ये फिसलता हुआ इतना भी ना फिसले कि भी प्रॉपर तरीके से सप्लाई ना ले पाए और ना दे पाए, फिर तो पंगा है। तो कुछ ना कुछ तो दबाव, फिसलता हुआ तो हो, फिसलन तो हो, लेकिन थोड़ा सा एक संपर्क तो रहे ना, संपर्क तो रहे, तो उसके ऊपर थोड़ा सा एक दबाव बनाना होता है। और दबाव किसके द्वारा बनेगा, इसी स्प्रिंग के द्वारा बनाया जाता है, स्प्रिंग के बाद। और स्प्रिंग के अंदर फीचर्स होता है, अगर कोई मान के चलो स्प्रिंग अपनी प्रॉपर शेप में वापस भी तो आ जाता है ना। कभी कभार ऐसा भी होगा कि भाई कोई कोई भी इंसिडेंस हुआ कि भाई वो कम्यूटेटर ब्रश खींच के उसकी तरफ चले गए हो, तो वापस भी ले आएगा उसे। तो इतना ही संपर्क बनाए ताकि हम प्रॉपर तरीके से बाहर वाली डीसी मोटर के अंदर, बाहर वाली डीसी सप्लाई को अंदर आर्मेचर में एसी में बना के दे दे, और डीसी जनरेटर के अंदर जो आपकी एसी बनी है उसको बदल के बाहर डीसी के तौर पर दे। इतना सा संपर्क जरूर बना ले। तो ब्रश के ऊपर दबाव बनाए रखने के लिए स्प्रिंग पत्ती होती है। इस स्प्रिंग पत्ती का दबाव ये याद कर लेना, 0.1, क्या बताया दबाव, 0.1 से 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर हम रखते हैं। ये उस ब्रश का कम्यूटेटर के ऊपर दबाव इतना रहना चाहिए। इससे कम होगा तो फिर वो संपर्क टूटेगा और प्रॉपर तरीके से हम कन्वर्जन नहीं कर पाएंगे। तो दबाव कितना रहना चाहिए, इतना रहना चाहिए। तो 0.1 से लेकर 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर ये दबाव रहना चाहिए। ये आप देख पा रहे हो, ये दबाव रहेगा, इनके ऊपर ऐसा रहेगा। ये वाले पार्ट कहां जुड़ेंगे ये थोड़ी देर में आपको पता लगेगा। ठीक है, अब कहता है कि ब्रश को ब्रश होल्डर में लगाया जाता है। ब्रश को किस में लगाया जाता है, ये जो ब्रश है, ये ब्रश हमने लगा तो दिए कम्यूटेटर को, और फिर इसके ऊपर दबाव 0.1 से लेकर 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का दबाव भी बनाया। अब ये किस में जुड़ेंगे, ये ब्रश है वो ब्रश होल्डर में लगाए जाते हैं। ये देखो, ये कम्यूटेटर ये उसके ऊपर सेप्ट हो जाएंगे, किसके ऊपर, ऐसे आके प्रॉपर तरीके से कम्यूटेटर के ऊपर जुड़ जाएंगे। ये घूमते रहेंगे। ये वो दबाव वाला जो अंदर स्प्रिंग है, अंदर वायर वायर है, जो बाहर वाली को अंदर, अंदर वाली को बाहर बुझाने का काम करेंगी। ये है वो ब्रश होल्डर। ठीक है, तो कहता है कि ब्रश को ब्रश होल्डर में लगाया जाता है। अरे चिपटी है एक प्रकार की यार, तुम ब्रश होल्डर लगे पड़े हो। एक प्रकार की चिमटी है, जैसे तनी पर कपड़े सुखाने के लिए हम ऊपर चिमटी नहीं लगा देते, वही है कि वही पकड़े रखे उसे, उसके ऊपर लगाए रखे। तो ब्रशों को सुचारू रूप से कार्यान्वित तथा नियंत्रित करने वाली युक्ति को ब्रश गियर कहते हैं। और ये गियर होगा बीच में, समझ गए भाई, मतलब कोई संपर्क टूट रहा हो तो ये वापिस अपनी प्रॉपर शेप में ले आएगा। वही जो पीछे आए हैं दबाव 0.1 से लेकर 0.25 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, वही ब्रश जो स्प्रिंग है, ब्रश गियर, स्प्रिंग ब्रश गियर, समझ गए, दबाव बनाए रखे। तो ब्रशों को सुचारू रूप से बना रहे संपर्क कम्यूटेटर के साथ रूप से क्रियान्वित तथा नियंत्रित करने वाली युक्ति ब्रश गियर है। ब्रश गियर को दिग परिवर्तक की सतह के ऊपर दिग परिवर्तक कम्यूटेटर की सतह के ऊपर सीरा प्लेट के साथ कस दिया जाता है। ये सीरा प्लेट आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीरा प्लेट, साइड प्लेट, ये देखो लास्ट स्लाइड में यही सिखाना है तुमको, पर आज तो नहीं सिखा पाऊंगा ना। बेड प्लेट, आई प्लेट कहाँ गई, सीरा प्लेट है, रोकर प्लेट, ये रही यहाँ, इनके साथ मतलब यहाँ बताया जाएगा, उसके साथ कस दिया। मतलब ये सोच लो यार कि भाई दो, हम ब्रश तो लगा ही रहे हैं, साथ में किसके साथ, सीरा प्लेट के साथ उसे कस दिया जाता है, ताकि भाई दोनों चीजें, दो एक तीर से दो काम हो जाए यार, समझ रहे हो, दोनों चीजों को कस दिया जाता है।
ब्रुश गियर को दिग परिवर्तक की सतह के ऊपर सिरा प्लेट के साथ कस दिया जाता है। ब्रुश गियर का कार्य ब्रुश में कंपन, जो कंपन हो रही है, घूम रही है तो कंपन तो होगा, या दोलन, दोलन मतलब आगे पीछे हो रही है, उस ब्रुश गियर का काम यही है कि उस कंपन को और उस दोलन को कम कर दे ताकि संपर्क ना टूटे। आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रुश के ऊपर ब्रुश गियर का क्या काम है, एक तो अपनी पोजीशन को बनाए रखना, दूसरी बात जो रोटेटिंग पार्ट है कहीं ना कहीं कंपन तो होगा। वैसे भी जो मोटर चल रही होती है तो हल्का, डीसी मोटर तो ज्यादा शोर करती है, डीसी मोटर की पहचान यही है कि शोर करती है, लेकिन डीसी मोटर के द्वारा अलग 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 प्रकार की मोटर है, कहीं ना कहीं घूमने वाला पार्ट तो है ही, घूमने वाले पार्ट से कहीं ना कहीं आपकी कंपन और दोलन होगा, उस कंपन और दोलन को ये फ्लेक्सिबल गियर है ना, ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। शॉकर है यार, बाइक में शॉकर होते हैं, ब्रेकर आता है, झटका लगता है, कंट्रोल कर लेते हैं। ब्रुश गियर का मुख्य अंग ब्रुश होल्डर तथा ब्रुश, यहाँ ब्रुश कसा जाता है, ब्रुश गियर का मुख्य जो है ना अंग, वो ब्रुश होल्डर है जिसपे ब्रुश को कस दिया जाता है। ब्रुश बने किसके होते हैं खास, छोटी मशीनों में कार्बन ब्रुश प्रयोग किए जाते हैं, बड़ी मशीनों में ग्रेफाइट या कार्बन व तांबे के ब्रुश यूज किए जाते हैं। हम मुख्यतः डीसी मशीनों में, अब आप कहोगे सर डीसी मशीन छोटे प्रकार की या बड़े प्रकार की, बस ध्यान रखना डीसी मशीन है ना, चाहे वो छोटे प्रकार की हो या बड़े प्रकार की, कार्बन ब्रुशों का ही प्रयोग किया जाता है डीसी मशीन में, कार्बन। और डीसी मशीन में यानी कि अपने पूरे सिलेबस में हम किसका यूज करेंगे, कार्बन ब्रुशों का, क्योंकि डीसी मशीन के तहत हमें दो ही तो पढ़ने हैं, डीसी मोटर या डीसी जनरेटर, तो कौन से ब्रुशों का प्रयोग किया जाएगा, कार्बन ब्रुशों, यानी कि हमें अपने सिलेबस में कार्बन ब्रुशों पे ऊपर फोकस करना है। छोटी मशीनों में कार्बन ब्रुश, बहुत बड़ी कोई मशीन है, कोई बहुत बड़ा ही कोई स्ट्रक्चर हो यार, बहुत बड़ा कोई स्ट्रक्चर हो, उसमें हम ग्रेफाइट प्लस ग्रेफाइट या फिर कार्बन के साथ हम तांबे का मिश्रण यूज कर लेते हैं। कार्बन घसता है और कार्बन के साथ तांबा जब मिला दिया जाए तो फिर वो कम घसता है, कम घसेगा तो इसका फायदा ये रहेगा कि भाई लंबा चलेगा, नुकसान ये होगा कि कम्यूटेटर को खंडित करेगा। कम्यूट कार्बन ब्रश ऊपर वाला जो घूमने वाला है ना वो घस जाए, अंदर कम्यूटेटर खराब ना हो, वो खराब हो गया तो फिर कहीं ना कहीं ब्रशों को तो बदला जाता है, कम्यूटेटर को थोड़ी ना बदल देंगे, क्योंकि हमने कम्यूटेटर की पत्तियों के, पत्ती मतलब जो उभरे हुए भाग राइजर थे उनको हमने चालक आर्मेचर के साथ वाइंडिंग कर रखा है, उनको नहीं बदल सकते, वाइंडिंग कर रखा है, पहले वाइंडिंग पिघलाई, इतना कौन करेगा यार। कार्बन ब्रशों के प्रयोग देख लीजिए, थोड़ी सी लेंथी जा रही है क्लास, लेकिन कहां तक पूरा करवा दूं, मेरे ख्याल से कार्बन ब्रशों के कार्य हम कल ही कर लें, क्योंकि 1.25 घंटे का टारगेट होता है। कार्बन ब्रशों के कार्य देखेंगे हम, ठीक है, फिर ब्रश को पूरा करने, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है, फिर ब्रश से संबंधित पद पेपर में वही चीज जो पहले पढ़ी होगी ना वहां यहाँ थोड़े से नाम रख देंगे। अभी तो ये मत सोचना कि ये पता नहीं सर कैसे याद होंगे, इतनी इतनी चीजें थोड़ी ना आती है, भाई पीछे वाला तुम्हारी है ना खोपड़ी में मैंने जहन में सेट कर दिया है, तो ये वाला भी कर देंगे। फिर ये पूरा करते 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 यहाँ आने के बाद, है ना, ये वाली स्लाइड को 2 बार लगा रखा है, यहाँ आने के बाद फिर अपने सारे पार्ट पूरे हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, हैव पेशेंस, पेशेंस बना के रखिए, विश्वास रखिए आप अपने भाई पर, अपने मित्रगण पर, अपने दोस्त पर, आपका विश्वास ही आपके सिलेक्शन की राह है। लगे रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए और मेहनत करते टाइम मत कतराइए, जी ना चुराइए, मेहनत कीजिए, सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। अब जाते जाते इस वीडियो को, इस यूट्यूब चैनल को, इस पूरी प्ले लिस्ट को अपने ग्रुपों में जरूर शेयर कर दीजिए। आज के टाइम में व्हाट्सएप सोशल मीडिया का जमाना है ना, व्हाट्सएप ही काफ़ी है, मैं क्यों कहूँगा फेसबुक और इंस्टाग्राम, क्योंकि वहाँ तो हम, मेरे को ज्ञान ही नहीं है और वहाँ पर अपनी कोई आईडी वीडी भी कोई खास हम चलाते ही नहीं, तो व्हाट्सएप पे जरूर जितने भी आपके ग्रुप है उन सब के पास ये शेयर कीजिए, मेरे को पता लग जाता है ये वीडियो कितने लोगों ने शेयर किया है, वहाँ पर एक ऑप्शन आता है शेयर, शेयर का कितने लोगों ने शेयर किया, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस परिवार को फैलाइए। फिलहाल के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।